आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा, उसमें समय के अंतर्गत टाइम मतलब जवाब देना पड़ता है। तो ये क्या ये तय हुआ कि भाई 12 अक्टूबर 2005 से लागू होगा जनता के लिए। कानून पास हो गया था 15 जून 2005 को और ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, यानी कि 120 दिन का समय जो है प्रिपरेशन के लिए दिया गया था। अब ये अभी जो है 15 साल इसको हो गया है, तो ये अच्छा समय है कि इसका एक रिव्यू किया जाए कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है। हमने जब 10 साल पूरे हुए थे तो मैंने एक सर्वे किया था उत्तराखंड में आरटीआई का। तो हमने पाया कि इसमें लगभग 2013-14 में एक वर्ष में 1,15,000 लोगों ने आरटीआई के आवेदन दिए थे उत्तराखंड में। 1,15,000 लोगों ने, जो लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है उसका 1% है। 1% लोगों ने आरटीआई में अपना योगदान दिया था। और उसमें से जो फर्स्ट अपीलें आई थी वो थी 11,100, यानी कि मात्र 9%। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए थे और प्रथम अपील जो है सिर्फ 11,100 लोगों ने किया था। तो इसके कई माने हो जाते हैं। कई माने, एक तो ये है कि लोग बीच में ही भटक गए, उनको जानकारी नहीं थी तो आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा माना ये होता है कि भाई इसमें जो है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, लोगों को जवाब मिल गए थे, इसलिए बहुत कम लोग जो है फर्स्ट अपील में गए। तो दो तरह के इसका अध्ययन करने की जरूरत है कि वजह क्या है, कितने लोगों ने आवेदन किया और बहुत कम लोग जो है प्रथम अपील में गए। और उसके बाद जो सेकंड अपील होती है, जो हाई कोर्ट है आरटीआई का, होता है स्टेट जो आरटीआई जो कमीशन है, राज्य सूचना आयोग, उसमें मात्र 4,390 यानी 3.8% लोगों ने सेकंड अपील की, सेकंड अपील या शिकायत की। तो 1,15,000 लोगों में से जिन्होंने अप्लाई किया था, सूचना मांगी थी, सिर्फ 11,000 कुछ लोग फर्स्ट अपील में गए और 4,400 लोग जो है सेकंड अपील में गए। तो ये हमको लगता है कि इसमें थोड़ा विसंगति लगती है कि इसमें इसका मतलब ये हुआ है कि जानकारी का अभाव है, लोग बीच में ही हट जाते हैं और उसको उसका लॉजिकल जो होता है कंक्लूजन वहां तक नहीं पहुंचा पाते और इससे उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक स्थिति थी जो आरटीआई क्लब का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम लोगों में जागरूकता पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीआई का प्रयोग करें। तो इसके लिए हम लोगों ने महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में डिबेट प्रतियोगिताएं की, स्कूलों में हम निबंध और ये चित्रकला प्रतियोगिता करते थे। हर साल लोगों बच्चों में ये प्रतियोगिता करके उनको फिर सर्टिफिकेट वगैरह देकर को प्रोत्साहित करते थे। और कुछ हमने ये प्रयोग किया क्योंकि संसाधनों की कमी होती है और आरटीआई क्लब है, इसलिए हमको साधन तो कहीं से मिलते नहीं है, सरकार से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए हम ज्यादा जो है गांव में या मतलब दूसरे जिलों में नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कुछ जगहों जाकर के स्थानीय लोगों के, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी मीटिंग करके उनकी समस्याएं क्या है, किस तरह से वो करते हैं। तो यह हम लोगों ने अपना एक बीड़ा शुरू किया। अब ये जो है, ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई आरटीआई जो है, आरटीआई एक कारगर शस्त्र तो है, लेकिन इसका अभी प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ये हम आजाद 1947 में हुए, 1952 से हम अपने संविधान में आए, लेकिन जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की चल रही थी। तो एक किस्म से 2005 से इसको हम दूसरी आजादी भी कहते हैं। जो आरटीआई कानून जब देश में आया तो देश में एक दूसरी आजादी का माहौल बना, जब नागरिकों को यह अधिकार मिला कि भाई जो सरकार है, जो लोक प्राधिकारी है, उनसे सवाल पूछा जाए और उनकी एक प्रतिबद्धता हो कि उनका जवाब दें। तो असली दूसरी आजादी यही थी। पर दुख इस बात का है कि इस तरह ये जो है, ये अभी तक जो है बहुत सफल नहीं हुआ है। आपने अपने उसमें कहा हुआ है कि भाई इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्रांतिकारी परिवर्तन है क्योंकि लोगों को एक अधिकार मिला है, नागरिकों को अधिकार मिला है और कई लोगों ने इसका उपयोग करके और काफी जो
वो थे भ्रष्टाचार से संबंधित जो वो थे उनको उजागर किया है। और आरटीआई क्लब भी आपको जानते होंगे, इसमें अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि कितने हजार उन्होंने आरटीआई लगाई, और कई हमारे 3-4 पीआईएल जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और कई घोटाले जो है उजागर हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन इस प्रश्न ये है कि इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ खतरे भी हैं। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि उत्तराखंड में 4 लोग आरटीआई की वजह से शहीद हुए हैं, उनका कत्ल किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारे शहीद हैं वो मिस्टर चौहान है, जो जगदीश प्रसाद चौहान, हरिद्वार खेरूपुर के, जिनका 2012 में कत्ल हुआ था आरटीआई लगाने की वजह से। दूसरे राजकुमार रहेजा हैं काशीपुर के, जिनका अगस्त 2013 में उनकी हत्या हुई थी। तीसरे गजपाल सिंह है पौड़ी गढ़वाल के, जिनका भी अगस्त 2014 में उनकी हत्या हुई थी। और चौथे हैं राजेश सूरी, जिनकी बहन आज आने वाली थी, लेकिन उनकी वहां दूसरी मीटिंग थी एसआईटी में, इसलिए वो नहीं आ पाए। राजेश सूरी उनके भाई थे, जिनकी हत्या नवंबर 2014 में हुई थी आरटीआई की वजह से, घोटालों को उजागर करने की वजह से। तो कहने का मतलब है कि आरटीआई कानून तो आया है, लेकिन इस कानून का पालन कैसे हो, और जो इसमें लगे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसी हो, एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और हमने सरकार को कई बार कहा है कि भाई इसमें आप देखिए कि जो आरटीआई कार्यकर्ता है, अनफॉर्चुनेटली अभी व्हिसिल ब्लोअर एक्ट जो है लागू नहीं हुआ है, और उसकी वजह से इसमें लोगों को जो है उसकी सुरक्षा का अच्छे तरह से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये कानून आया है, इससे आपको एक बल तो मिला है, पीपुल हैव बीन एम्पावर्ड, जनता को सरकार से सवाल पूछने का और जवाब प्राप्त करने का अधिकार मिला है। लेकिन उसमें अभी कई खामियां हैं, जिससे कि लोग इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब रहा कि कितना, जो आपका दूसरा हुआ है कि कितना सार्थक है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सार्थक है। मेरा ये मानना है, और मैं तो 2-3 साल तक इसमें रहा हूं। जब आरटीआई एक्ट आया था तो मुझे सौभाग्य मिला, मुझे बुलाया गया कि आप इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर बनिए, क्योंकि मैं हैदराबाद में एनआईआरडी में था, और एनआईआरडी में पहला ड्राफ्ट आरटीआई एक्ट का बना था। आरटीआई एक्ट का पहला ड्राफ्ट जो है 1996 में एमकेएसएस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनआईआरडी के संयुक्त तत्वावधान में पहला ड्राफ्ट बना था। और उसके बाद 1997 में जो तमिलनाडु राज्य था जिसने सबसे पहले इसको शुरू किया था, तो हमारी थोड़ा बैकग्राउंड थी, इसलिए हमको कहा गया कि आप इसको कीजिए। हमने सारे अधिकारियों वगैरह की ट्रेनिंग की, एटीआई में भी और यहाँ सचिवालय में भी और इधर सब जगह जाकर के, और काफी मतलब उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, पूरा जो पत्राचार होता है उसको सारा काम किया। शुरू शुरू में बड़ा उत्साह था, और बड़े अच्छे ढंग से उत्तराखंड में आरटीआई लागू भी हुआ और उसका रिस्पॉन्स रहा। और आपको शायद याद होगा कि जब तक तोलिया साहब थे मुख्य सूचना आयुक्त, तो बड़ी इसकी मतलब वो थी, लोग इससे डरते थे। लेकिन अब धीरे 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 उसमें काफी डाइल्यूशन आ गया है, और अब हमको लगता है कि इसमें जो है लोगों की शिकायत अब आयुक्त से है, आयोग से है, बजाय की सरकार से। तो ये थोड़ा एक इसकी सार्थकता पे थोड़ा सवाल पैदा होता है। जहां तक सार्थकता का असली जो मापक होना चाहिए, वो ये है कि जो लोक प्राधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जिन पर यह कानून लागू होता है, उनकी मानसिकता में कितना परिवर्तन आया है। सवाल ये है कि भाई पहले वो अधिकारी थे, जनता माए बाप थे, मतलब वो थे। आज जनता जो है अधिकारी हो गई, जनता को अधिकार मिला है, और उनका एक दायित्व है कि उनको उनको जवाब देना है। तो ये जो यहाँ तक जो सोच जो है, एटीट्यूडनल चेंज जिसको हम कहते हैं, आपको मालूम है, आपका स्किल है, आपका जानते भी हैं, आपको जानकारी भी है, लेकिन आपका जो मानसिकता में परिवर्तन आया है कि भाई हम प्रजातंत्र के मतलब शासन व्यवस्था में है, जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार चलाती है, उसके लिए धन देती है, इसलिए हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये जो अपेक्षा थी आरटीआई से, ये जो अपेक्षा थी, दुर्भाग्यवश अभी तक वो, मुझे लगता है कि वो बहुत दूर है। और हम उसका अंतिम मुद्दा हमें चाहेंगे कि इसकी सार्थकता तभी प्रमाणित होगी जब इस तरह का एक एटीट्यूडल चेंज हमारे अधिकारियों के पास, मतलब उनके मन में जब आएगा। तो ये है संक्षेप में उत्तराखंड की जो कहानी है,
दूसरा ये है कि जो मैंने बताया कि जो उस वक्त जो मैंने सर्वे किया था 1,15,000 लोगों ने आरटीआई लगाई थी, उसमें ये पता चला कि अर्बन एरिया से, शहरी क्षेत्रों से 73% आरटीआई लगी थी और बाकी 27% गांवों से थी। और वुमेन जो महिलाएं थी उनका योगदान सिर्फ 7% था और जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं उनका योगदान मात्र 2% था। तो इसका मतलब इसका लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका अभी तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लोगों को एम्पावरमेंट नहीं किया गया है और लोग डरते भी हैं और उनको पूरी जानकारी नहीं कि किस तरह से मतलब पहला दूसरा तीसरा स्टेप्स इसमें लिया जाता है और किस तरह इसका लाभ उठाना है। तो एक बहुत बड़ा भी क्षेत्र है जिसमें काम करने की जरूरत है और मैं अपेक्षा करूंगा और मैं आह्वान भी करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम आरटीआई क्लब से जुड़े और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। 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 चंद्रशेखर करगेती जी हमारे साथ हैं। तो करगेती जी, आपका एक अनुभव रहा है पिछले दिनों, बड़ा सा जो सबसे बड़ा कांड था उत्तराखंड का, उसको आपने उजागर किया है, तो उसके बारे में 4-4.5 मिनट के अंदर आप अपना माइक वो कर लीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक आपका आ रही है, आवाज आ रही है जी? आप आ रही है, आ रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी जितने हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जो एक्टिविस्ट लोग, उन्होंने मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत भी है कि इस एक्ट को अपने अब तक सीमित कर दिया। हमने क्या किया, डुप्लीकेट हमने नहीं किया। जैसे मेरे पास में कोई आरटीआई लगाने के लिए आ रहा है तो कहता था चल मैं अपने नाम से लगा देता हूँ, जबकि थोड़ा सा इसमें होना ये चाहिए था डॉक्यूमेंट कि जो भी पब्लिक हमारे पास में ग्रीवांसेस देके आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं और जो पूरे मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं, उनको अपने आप को डुप्लीकेट करना। अगर कहीं ना कहीं देखो, सरकारों का हमेशा जो रुख रहा है वो कानून वेलफेयर के बना देती है, लेकिन उन वेलफेयर के कानून की हवा भी वही सरकारें निकालती। ये आज तक का अनुभव भारत में रहा है। आप किसी भी कानून को उठा के देखिए, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो महिलाओं के कानून हो, आप किसी भी कानून को देखिएगा, तो यही हाल आरटीआई एक्ट के साथ भी हुआ है। जबकि आरटीआई एक्ट का आप अगर प्रिम्बेल को अगर पढ़ेंगे, उस प्रिम्बेल में क्लियर कट है कि सरकार का जो कामकाज है, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसमें जो उसके जो अधिकरण हैं, उनको जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए है, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी रहे और एक ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है, उसके लिए हम ये एक्ट बना रहे हैं। ये उस समय संसद की मंशा थी। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे इसमें वक्त बीतता गया, आप स्टार्टिंग इसकी लीजिए कि हम आरटीआई किसके अगेंस्ट में डालते हैं। कोई करप्शन होगा, कोई ग्रीवांसेस होगा। ग्रीवांसेस किससे होता है? सरकार से। और आज के दिन में इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन लोगों के हाथ में है जिनसे हमें ग्रीवांसेस था। आप देखिए, अगर आप आरटीआई शासन में डालेंगे, क्योंकि छोटे मोटे जो केसेस होते हैं, चाहे वो ग्राम स्तर के हो, चाहे वो आपके शहर स्तर के हो, वो वैसे ही निपट जाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। छोटे मोटे काम है, आपने एक आरटीआई आवेदन डाला, उसने कहा यार अरे आरटीआई क्यों लगाई तूने, यार ये काम तो मैं करवा देता है, चल काम करवा दे रहा हूँ, तो वो सूचना वहीं पर डंप होगी। मेजर इश्यू कहाँ पर आता है बहुगुंडी जी, जैसे आपने जिक्र किया जो छात्रवृत्ति घोटाले का था। मैं एक पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 4 विभागों पे काम कर रहा हूँ और ये जो समाज कल्याण विभाग है, ये मेरा पहला फेज। मेरे पास में अभी 4 इतने बड़े-बड़े करप्शन के मामले हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं, जो मतलब एक हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है जिसको सारा सब कुछ रोकना था, उस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा एक घोटाले का कांड है। आप सोचेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि क्या हमारी स्टेट में इस तरीके की चीजें हो रही है। वो मैं थोड़ा सा अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अपनी कॉन्फिडेंशियल भी है उसमें। बेसिक जो मेरा कहना है कि हम जिनके खिलाफ आरटीआई लगा रही है, एक्ट कमजोर क्यों हुआ? आप देखिए, चाहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, चाहे हमारा स्टेट कमीशन है, उसके अंदर बैठे कौन लोग? वो लोग बैठे हैं जिनकी छत्र छाया में वायलेशंस हुए, जिनकी छत्र छाया में भ्रष्टाचार हुए, जिन्होंने उन करप्शन को या मिसडीड्स को बढ़ावा दिया। सबसे पहली चीज है कि हमारे समाज से ही, हमारे एक्टिविस्ट लोगों से ही उनके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं। चाहे हमारी, मेरे को कहते हुए दुख हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, सरकारें सरकारें होती है, उसको पार्टी से नहीं बांधना चाहिए। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका होता है।
चाहे आप किसी भी सरकार को देखिए, कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसने कहा कि नहीं हम पब्लिक को पब्लिक का राइट देंगे, उनके जो फंडामेंटल राइट है, आरटीआई एक्ट है या जो भी है। आप देखिए इसके अंदर जो आरटीआई एक्ट है, इसका एक क्लॉज है सेक्शन 4B, मोटो डिस्क्लोजर का। बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी हैं, अगर आप मोटो डिस्क्लोज कर देते हैं तो आरटीआई के बहुत सारे आवेदन जो हैं वो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, उनमें आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ताज्जुब होगा बता करके, जान करके, कि हमारे उत्तराखंड में 2005 से ये लागू हुआ है। आज 15 साल इसको करीबन हो जाते हैं लागू, तो 2020 आ रहा है, और अभी भी 70% डिपार्टमेंट्स अभिकरण ऐसे हैं जिनका सुमोटो डिस्क्लोजर के अंतर्गत आज तक उन्होंने ओपन नहीं किया कि उनके अंतर्गत है, उनकी विभाग में क्या है, उनके निगम में क्या है, उनके अभिकरण क्या है, और इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं। मैं थोड़ा सा उनसे हट करके थोड़ा सा मैं बात करूंगा। आज ही का मैं एक वाकया बताता हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले एक आरटीआई डाली, इसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, और पीआईओ के पास वो कॉपी जाती है। मैं उनसे कहता हूँ कि आपने जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी इस करप्शन के मामले में, आप मेरे को जानकारी। तो पीआईओ का वहां से जवाब आता है, बड़ा ताज्जुब होगा आपको सुन करके। वो लिख करके देता है कि इस प्रकरण की पत्रावली उच्च स्तर पर प्रचालित है, जब वहां से निस्तारित हो जाएगी तब आपको जानकारी दी जाएगी। क्या करेगा आदमी? सर पकड़ करके, आम आदमी होगा जो जानकारी नहीं रखता होगा, वो सर ढूंढ के बैठ जाएगा, वो फर्स्ट अपील में जाएगा, फिर आयोग में जाएगा। आज की 1 साल बाद में आयोगों की हमारी स्थिति यह है कि 4-4, 5-5 महीने से आगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अपीलों की हियरिंग नहीं हो रही है। ये जनरल केस में, कोविड के केसों में मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो ये इतना हो गया है। जनरल केसेस में किसी आदमी को 1 साल बाद में इंफॉर्मेशन जब मिलेगी तो उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? तो बेसिक पहल जो है कि ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, वो सभी का काम अपने अपने स्तर से बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो चाहे किसी ने भी किया हो। और ये जब तक ये काम तब तक नहीं होते बहुखुंडी, जब तक आपको किसी चीज का दर्द ना हो। आप पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, उनकी पीड़ा का एहसास आपको जब तक नहीं होगा, तब तक आप मन से आरटीआई लगा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि छोटी मोटी आरटीआई लगा के नाली खड़ंजा बनना करना, ये सारे काम तो बहुत इजीली हो जाते हैं। बेसिक हमारा है, हमारा फोकस होना चाहिए सरकार की नीतियों पर, तो सरकार की नीतियों में एक्चुअली हो क्या रहा है। और मेरा काम जो है वो बेसिकली, मेरा ज्यादातर काम जो आरटीआई में है, नियर अबाउट मैं आज तक पूरा, अगर मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और मैं स्टेट की कहूँ, तो नियर अबाउट मैं 6,500 आरटीआई करीबन मैं लगा चुका हूँ। और उन 6,500 आरटीआई में से एक आरटीआई भी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं अगर 5 साल बाद भी यूज करूंगा, उसकी रिलेवेंसी बनी रहेगी, क्योंकि वो पॉलिसी से रिलेटेड। तो मेरा कहना यहाँ पे यह है कि जो भी हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा सरकार पे ये दबाव होना चाहिए कि जिन लोगों को आप आयुक्त नियुक्त कर रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनका प्रशासनिक हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक सरकार ने लाइन बना दी है कि जिनका प्रशासनिक अनुभव हो वो सूचना आयुक्त बन सकता है, जबकि उसके अंदर बहुत वाइड गाइडलाइन, बहुत उसमें अनुभव दिया हुआ कि कौन कौन लोग सूचना आयुक्त हो सकते हैं। आप लाइए प्रशासनिक अधिकारियों को, लेकिन उन अधिकारियों को लाइए जो इस स्टेट में सर्व नहीं किए। यहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, वो कभी रिटायर नहीं होता, वो तो या तो सूचना आयोग में बैठ जा रहा है, या सेवा आयोग में बैठ जा रहा है, या राजस्व परिषद में बैठ जा रहा है। अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ रहा, चीफ सेक्रेटरी रहा, सेक्रेटरी रहा, उसके अंडर में जो करप्शन हुआ है, जिन लोगों के साथ में उसने 15-20 साल इस स्टेट में काम कर लिया है, क्या उनको वो पेनलाइज करेगा? वो आपको फेवर करेगा या उन लोगों को फेवर करेगा? पेनल्टियां नहीं लगती है, पनिशमेंट नहीं होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मेरी एक आरटीआई थी, मैंने उसमें कहा था कि आरटीआई में जब ये चीज की गई कि उनको शासन को उत्तरदायी बनाया जाए, तो उत्तरदायी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए था कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी भी विभाग का, वो विभागीय अपीलीय अधिकारी होता, उससे एक स्तर नीचे का अधिकारी लोक सूचना अधिकारी होता। अब यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी कौन बने हुए हैं? अगर मैं शासन की बात करूं, क्योंकि मेरी डीलिंग ज्यादातर वहीं से होती है, एक अनुभाग अधिकारी लोक सूचना अधिकारी बना हुआ है। अपीलीय अधिकारी कौन बना हुआ है? अनुसचिव या उप सचिव। अब फाइल दाबे बैठे हुए हैं साहब, सचिव साहब। एक अनुभाग अधिकारी जो लोक सूचना अधिकारी, आप आवेदन लगाओगे और वो किसी ऐसे मसले पे आपकी है जो मसला बहुत ही हीनियस क्राइम का है, या ऐसे वायलेशन का है, या ऐसे करप्शन का है, वो अनुभाग अधिकारी आपको सूचना दे नहीं पाएगा, क्योंकि फाइल सचिव दबाए हुए बैठा है। अगर वहीं पे
लोक सूचना अधिकारी अपर सचिव, विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव हो, और उनके सूचना ना देने पर उनको आयोग में अगर आना पड़े, पेनल्टी किसी अपर सचिव पर लगती है, पेनल्टी किसी सचिव पर लगती है, क्लेरिफिकेशन है या उनका स्पष्टीकरण है या उनको चेतावनी दी जाती है या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाता है, तो अपर सचिव कौन है आपका? आईएएस है या सीनियर पीसीएस है? सचिव आपका कौन है? आईएएस है और सीनियर आईएएस है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आयोग से, मैं कहता हूँ ठीक है, बिगड़ नाखून दांत का हमें ये एक्ट दे रखा है कि आप करोड़ों रुपए के घोटाले कर लीजिए, 25,000 की पेनल्टी झेल लीजिए, क्या होगा? आप दसियों करोड़ अंदर कर गए, आपने सूचना नहीं दी, 25,000 रुपए की पेनल्टी लग गई, उसके आगे आयोग में कोई ऐसी पावर नहीं है उनके पास में कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई फंक्शन उनके खिलाफ कर पाए, और आज तक नहीं हुआ है। चाहे वो टोलिया जी रहे हो, टोलिया जी ने ठीक है नाम बहुत कमाया, लेकिन इस स्टेट को मैं बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ, इस चीज को, स्टेट को बर्बाद जो किया पॉलिसी में, वो बर्बाद करने वाले आरएस टोलिया ही थे। मैं आपको फाइलें में खोल के दिखाऊंगा, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारा उच्च शिक्षा विभाग हो। मैं करगेती जी आपको रोकूंगा, नाम न लिया जाए व्यक्तियों का। इसलिए मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ पंडित जी, मेरे पास में सारी नोटिंग्स है, मैंने पढ़ा है उन चीजों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो हमारे साथ आरटीआई में काम कर रहे हैं, कि वो लोग एक्चुअल में थे कौन जो इस तरीके की चीजें करके गई। मेरी आवाज आ रही है बहुत ठीक है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलते। हाँ, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस लोगों से हम डील कर रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी क्या है, और हमारी ये नीति अगर बन चुकी है कि नहीं हमें ऐसे ही लोगों से डील करना है, तो उसके लिए एक वर्कफोर्स हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, चाहे हम इंडिविजुअल काम करें, चाहे हम संगठन के तौर पर काम करें, हम अपने अपने चीजों को डुप्लीकेट करते जाए। मेरे पास में कोई व्यक्ति अगर आरटीआई के लिए आ रहा है और भाई साहब ये आरटीआई लगा दीजिए, तो मैं उस आरटीआई को ना लगा करके उस व्यक्ति को ट्रेन करूं कि चल तेरा ग्रीवांसेस है, तेरी चीज है, अपने नाम से लगा, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, आरटीआई लगाई, वहां से जवाब आया ये करना, आपने उसको शुल्क जमा का दे दिया, कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, फर्स्ट अपील हुई तो फर्स्ट अपील उसको बना करके दी, आयोग का अगर कुछ है तो उसको आयोग का आपने बना करके दिया और उसको बताया कि चल मैं चलता हूँ तेरे को असिस्ट करने के लिए, आप जा सकते हैं आयोग में मना ही नहीं है, आप एज ए एडवोकेट भी वहां अपीयर हो सकते हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में, आप किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जा सकते हैं, लेकिन उसको साथ रखें। होगा क्या कि जब इस तरीके के 1 या 2 मसलों में हम करेंगे और हम जब लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड यूज इसका हुआ है, जब हम लोगों को सिखाएंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो वो भी आगे डुप्लीकेट करेंगे, नए लोग तैयार हो जाएंगे, आपका कहने को है। बिल्कुल। जी धन्यवाद करगेती जी। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बघेल जी, कि आरटीआई एक्ट तो रहा ही रहा, और सबसे बड़ी चीज है आज जो हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लूंगा। हमारे यहाँ पे एक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 2011 9 मई 2014 को पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिए थे उसके ऊपर। राष्ट्रपति महोदय के साइन होने के बाद में वो बिल आज के दिन में फिर संसद में डंप पड़ा हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई आवाज नहीं है, चूंकि किशोर भाई साहब इस वार्ता में जुड़े हुए हैं साथ में, और किशोर भाई साहब का अपना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, मैं तो, मेरी छोटी सी मुलाकात है और मेरा बहुत गुस्सा भी रहा उस मीटिंग के दौरान में, शायद हो सकता है आपको याद हो या नो। तो किशोर भाई साहब के थ्रू मैं ये मार्फत ये कहना चाहूंगा कि उनके जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, वो कम से कम संसद में इस बात को उठाए, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो संसद लोकसभा हो, कि जो बिल लोकसभा ने पारित कर दिया था, संसद ने पारित कर दिया 9 मई 2014 को, राष्ट्रपति महोदय ने जिसमें साइन कर दिए थे, वो बिल आज के दिन में लोकसभा में और राज्यसभा में वापस पेंडिंग क्यों है, और उसको 2014 से क्यों पेंडिंग रखा गया है? अगर हमारी अभी जो सरकार है वर्तमान की, वो अगर करप्शन पे बात करती है, तो उस प्रोटेक्शन को जो जनता के जी, आवाज कट गई आपकी। लिए बनाया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया। विसिल ब्लोअर कौन होगा? जिसके पास में सूचनाएं होंगी करप्शन पे। हेलो, आ रही आवाज? आ रही? विसिल ब्लोअर कौन होगा? तो विसिल ब्लोअर होगा जिसके पास में सूचनाएं होंगी, जिसके पास में डेटा होगा, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। जी, करके दिए। दूसरे राउंड में आएंगे आपके पास, दूसरे राउंड में आते हैं। गुप्ता सर आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज? जी सर, थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा, सभी लोग। सर सब लोगों ने बहुत लंबा बोल दिया है, करगेती साहब ने
समय कम है, मैं 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि आरटी एक्ट जिस उद्देश्य को लेके बना था, उस उद्देश्य से हम भटक चुके हैं। पूर्व के वर्षों में हम जितना आगे बढ़े थे, शायद उससे कहीं हम वापस पीछे जा चुके हैं। प्रथम अपील अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी कहीं अगर अपील में जाते हैं तो कहते हैं, अरे जाओ यार, कर लो सेकंड अपील, देख लें क्या होगा, वहाँ क्या कर लोगे। हमें धमकाया जाता है। यही एटीट्यूड आयोग का है। आयोग को पता ही नहीं कि सूचना कौन सी सूचना देने वाली है, कौन सी नहीं देने वाली। वो सीधा सीधा पक्ष लेता है शासन का। क्यों? एक बार एक सूचना आयुक्त ने खुद कहा था मेरी अपील में कि जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे आईएएस एकेडमी में, तब हमें सिखाया गया था कि किसी भी चीज को या किसी भी कागज को कैसे छिपाना है। जो ऐसी ट्रेनिंग लेके आए हुए लोग हैं, वो सूचना में कैसे दिलाएंगे? दिला नहीं सकते। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रथम अपील अधिकारी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी होना ही नहीं चाहिए। जब तक डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर विभागीय अपील अधिकारी है, वो आपको सूचना नहीं दिलवाएगा, वो सीधा सीधा पक्ष लेगा लोक सूचना अधिकारी का। और इसमें जो है व्यर्थ में एप्लीकेंट का भी समय खराब होता है, आयोग का भी होता है, और मिलता कुछ नहीं मिलता इसमें। मैं तो कई केस में देखे, इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर करे हमने, मिला क्या? जीरो। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इस संबंध में आवाज उठाएं, तो हो सकता है इस सूचना के अधिकार को में हम जो कमियां आ गई हैं, जो इसमें गतिरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, उस गतिरोध को खत्म कर सके। ये भी हो सकता है कि एक दोबारा नए सिरे से एक आंदोलन की जरूरत भी महसूस हो रही है कि जो आयोग का एटीट्यूड है उसे देख के कि नया आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। शायद उसमें अभी मुझे लगता है ये संभव ही नहीं है कि हर आदमी जो है वो चाहता है कि जो कुछ है उसे मेरा नाम हो जाए। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। सुभाष भाई हमारे साथ जुड़ गए रोहतक से। सुभाष भाई आपके अनुभव जानना चाहते हैं हम 3-3.5 मिनट के अंदर। सुभाष जी रोहतक से। सुभाष भाई आपको आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सर, शायद वो सुभाष भाई आपको आवाज सुनाई दे रही है रोहतक से? सुभाष भाई, जब तक सुभाष जी कनेक्ट होते हैं शायद वहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मनोज ध्यानी जी से मैं जानना चाहूंगा। मनोज भाई आप तो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, ठीक है, आपको हमने आंदोलन के समय साथ हम लोगों ने खूब काम किया है, बहुत सारी चीजें की हैं। उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी इश्यूज हैं जहां पर सूचनाओं की जरूरत है, और आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हो, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं हम? क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, सूचना के अधिकार के ऊपर अभी आदरणीय मैठानी जी, करगेती जी ने और दुंता जी ने बहुत विस्तार से कई चीजें बताई हैं। आरटीआई का कानून जो एक आम नागरिक के लिए बहुत शानदार कानून निर्मित हुआ था, और विश्व पटल पर फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट और कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इसको हम सनशाइन एक्ट भी बोलते हैं, इस एक्ट के बहुत बड़े आयाम हैं और इसने नागरिकों के लिए एक ताकत पैदा की है। सूचना का अधिकार का मतलब है कि जो शासन के अंदर जो इंफॉर्मेशन निहित है अभिलेखों के रूप में, उसको हम प्राप्त कर सकें, और इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन का एक संवैधानिक अधिकार नागरिक को दिया गया है। सवाल यह है कि नागरिक उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जिस प्रोसीजर को फॉलो करता है, उस प्रोसीजर के कुछ नियामक बनाए गए हैं, और उस नियामक के तहत उनको जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। लेकिन किसी भी अधिकार के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप स्वयं जागरूक हों। मैं बहुत आरटीआई के मेरा मुख्य
शुरुआती दौर में हमने भी आरटीआई के एप्लीकेशंस वगैरह लगाई, लेकिन मैं देखता था कि आरटीआई एप्लीकेशंस लगाकर जो प्रोसीजरल डिलेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे अमूमन आप देखेंगे कि अगर हमने पहले पीआईओ को एप्लीकेशन दी है तो उसके पास 30 दिन का टाइम होता है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि वो पूरा का पूरा 30 दिन का समय लेते हैं, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि अगर आपके पास आज की तारीख में एप्लीकेशन आ गई है और आपके पास धारित सूचना अवेलेबल है तुरंत देने के लिए, तो आप उसे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज डेलिबरेटली डिलेड प्रोसीजरल डिलेज की जाती हैं। उसके बाद जैसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास कोई नागरिक जाता है तो अभी दुंता साहब ने बहुत अच्छी बात की कि प्रथम अपीलीय अधिकारी उस विभाग का होना ही नहीं चाहिए, या करगेती साहब ने कहा कि अनुसचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी है, तो जो सचिव अगर फाइल लेके बैठा हुआ है तो वो नहीं दे सकता। लेकिन हमारे पास एक विकल्प रहता है कि हम मुख्य सूचना आयोग में जाकर, चाहे वो केंद्र में हो तो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य हो तो राज्य का मुख्य सूचना आयोग है, वहां जाकर हम अपनी अपील दायर करें। अपील दायर करने में मैंने ये देखा है कि एप्लीकेंट अधिकतर अपनी प्रथम जो अपीलीय अधिकारी और जो पीआईओ है उसके अगेंस्ट तो लगते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि वो शास्ति की मांग नहीं करते कि इस कानून के तहत जो शास्ति है लगाई जानी चाहिए, या जो पेनल्टी के साथ साथ विभागीय जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको भी मांग करें। तो कुछ दिक्कतें जागरूकता के संदर्भ में हैं, और कई चीजें मैंने जो बिल्कुल सही हमारे साथीगण कह रहे हैं कि मैंने हमारे इसी प्रदेश के अंदर देखा कि जिस समय एक सरकार पूरे के पूरे आरटीआई कानून में बदलाव करने की कोशिश कर रही थी, ड्राफ्टिंग और तमाम सिस्टम से लेकर, और जो सचिव महोदय उसको प्रोपोगेट कर रहे थे कि ये बदलाव आने चाहिए थे, वो बाद में इस प्रदेश के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त बन जाते हैं। तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी अधिकारियों महकमों में बैठे हैं, कम से कम उनके लिए उनका सबसे पीछे का पायदान खड़ा, पीछे के पायदान में अगर वो आना भी चाहते हो पीछे के पायदान में खड़े रहने चाहिए। उसके बजाय जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं या विसल ब्लोवर्स हैं, उनको, और जिनको विधि के ज्ञाता भी हैं, उनको ताकत दी जानी चाहिए और वो सूचना आयुक्तों के रूप में सूचना आयोगों में उनको पदभार दिए जाने चाहिए। मैं एक बात और बहुत बिल्कुल मैठानी जी ने एक बात रखी कि बहुत बड़े खतरे हैं, और हमारे कई आरटीआई एक्टिविस्ट की अनेकों प्रदेशों में हत्याएं हुई हैं, हमारे राज्य के भीतर 4 हत्याएं हुई हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो होना बहुत आवश्यक है। और मैं मेरे साथ जब भी संवाद होता है कई लोगों का, तो मैं देखता हूं कि लोग अधिकतर हमारे पास आते हैं तो हम जब उनको ज्ञान देते हैं, और क्योंकि मेरी तो हमारी आरटीआई लोक सेवा ने तो अपना एक धर्म बनाया है कि हम ट्रेनिंग्स करेंगे, और मैंने स्वयं 96 फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स कराई है पूरे प्रदेश के अंदर और बाहर भी। और एंटी करप्शन टीम के साथ हम लोग एसोसिएट हुए हैं राष्ट्रीय दर्शन पर कि हम कुछ कर पाए। तो मैं देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो साहस ही नहीं जुटा पाता आरटीआई लगाने का, और वो आरटीआई एक्टिविस्ट को अप्रोच करता है कि आप लगा दीजिए आरटीआई, मेरे बिहाफ पे लगा दीजिए। ये जो ट्रेंड है इट शुड बी चेंज। और नागरिकों को बहुत कोशिश, मैं तो युवाओं के बीच में लगातार कार्य कर रहा हूँ, बेरोजगारों के बीच में कार्य कर रहा हूँ, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के बीच में कार्य कर रहा हूँ, महिला संगठनों के आंगनवाड़ी और तमाम संगठनों के बीच में लगातार सक्रिय हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो जागरूकता होनी चाहिए, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद करते हैं कि अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो आप सर्टिफाइड होंगे,
हमारी द्वारा कि आपने आरटीआई लगाई है और आरटीआई ट्रेनिंग की है। मैं देखता हूं कि मुश्किल से 10% लोग आरटीआई लगा पाते हैं, उनको कोई इश्यूज ही नहीं पता लगते। और ये एक यथार्थ सत्य है कि आदमी अपने घरोंदे में बैठा हुआ है और एक लॉकडाउन स्टेट ऑफ कंडीशन में, स्वयं अपने मेंटल लॉकडाउन स्टेट ऑफ कंडीशन में है। अगर उसको स्वयं के लिए कोई दिक्कत है तब तो वो आगे आ रहा है, तब तो वो आरटीआई का कोशिश करेगा प्रयोजन करने का, अन्यथा उसे सामाजिक संदर्भ में वो बहस में हिस्सा बन जाएगा, टी स्टॉल्स में डिस्कशंस कर लेगा, कॉफी टेबल डिस्कशंस कर देगा, वहां क्रांति कर देगा। लेकिन वास्तविक मैदान में आकर आरटीआई लगाकर उसको, जैसे कि मैठानी जी बोल रहे थे कि पहले तो लगाते नहीं है और लगाते हैं तो फिर परस्यू नहीं करते प्रथम अपील या फिर द्वितीय अपील तक, तो वो परसुएंस लेवल जो है वो आता ही नहीं, बीच में हट जाते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, प्रथम अपील के लिए तो एक टाइम फ्रेम है कि चलिए 30 दिन के अंदर अगर पीआईओ से आपको सूचना नहीं मिली तो आपने प्रथम अपील की, वो उनके लिए एक टाइम फ्रेम है कि वो उस टाइम फ्रेम में आपको डिलीवर करेंगे कि वो इन्फो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सूचना आयोगों में तो कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, और ये टाइम फ्रेम ना होने के कारण आप देखिए कि पूरे सूचना आयोगों में, चाहे किसी भी प्रदेश का सूचना आयोग हो, वहां पर सूचनाएं जो हैं ऐसी लंबित हैं कि जो रिसर्चेज हैं वो कह रही हैं किसी किसी में तो 20-20 साल लग जाएंगे उन इन्फोस को देने में। तो ये जो टाइम फ्रेम की जो क्या कहते हैं लिमिटेशन बांधी जानी चाहिए द्वितीय अपील में, जो फाइनल अपील है अपीलेट अथॉरिटी है उसके ऊपर भी, कि अगर 90 डेज के अंदर अपील आ रही है तो टाइम फ्रेम है तो कम से कम वो 90 डेज के भीतर उस संदर्भ में डिलीवर करे कि ये इन्फो दी जानी चाहिए। वो बार बार तारीख पे तारीख की तो डिलेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और बहुत पिछले वक्ताओं ने बहुत सही कहा है कि अगर इंफॉर्मेशन आपको टाइम बाउंड नहीं मिली तो दैट इज इररिलेवेंट, वो रिलेवेंस खो देती है। मनोज भाई, दूसरा, आप थे आपके पास एक बिंदु और मैं जरा कर देना चाहता हूं। आज की तारीख में राजनीतिक व्यवस्था, एक सीआईसी हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट किया था कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई। दे आर नॉट। उन्होंने सारे के सारे दुम दबा के बैठे हुए हैं, कोई आरटीआई के सामने आना ही नहीं चाहता, अपने को ओपन नहीं करना चाहता। जब पॉलिटिकल सिस्टम्स ओपन नहीं होंगे तो, हाँ, तो पॉलिटिकल सिस्टम ही ओपन नहीं होगा तो कैसे नागरिक के लिए पूरी सारी व्यवस्था हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कह दिया था, चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि आई एम एन अथॉरिटी और मैं इसके एम्बिट में नहीं आता हूं। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट और फिर फर्दर जजमेंट्स देकर तब चीफ जस्टिस को बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब आप भी आरटीआई के दायरे में। तो आरटीआई के दायरे में तो सबके सब हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी का पीएम केयर फंड है, बिल्कुल आरटीआई से बाहर खड़े होने की कोशिश है। क्यों? जनता से, पूरी जनता और तमाम संस्थाओं से आप धन तो लेंगे लेकिन उस धन का जवाब न देना पड़े। ये दो तरफा रवैया नहीं चल सकता। और मेरा मानना है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है वो डिलीवरेंस नहीं कर रही, अपने सब्ज बाग में घुमा फिरा रही है, और जनता को जो आरटीआई के तहत जो ताकत दी जानी चाहिए वो नहीं दी जानी चाहिए। विसल ब्लोअर की बिल तो सबने की है, लेकिन लोकायुक्त और लोकपाल के कानून क्यों नहीं सिस्टमेटाइज नहीं किए गए? आखिर अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मुझे कल जो दिन आने वाला है उसमें केदारनाथ आपदा हुई थी, तो केदारनाथ आपदा के ऊपर हमारे राज्य के सूचना आयुक्त अनिल शर्मा जी ने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस जांच को जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको दे दी और वो कह दिया कि जी कोई घोटाला ही नहीं हुआ। आखिर सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई गई? तो पॉलिटिकल क्लास इज
taking advantage of their political जो पावर चिप्स हैं और घुमा फिराकर जो ताकत राजनीतिक एक संवैधानिक शक्ति जो आरटीआई देना चाहती है नागरिक को, उसको नहीं दिया जा रहा, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और यही आप क्या कहते हैं, राजनीतिक जो लोगों को जिस तरीके से नागरिक को ताकत देनी चाहिए थी, वो केंद्र से लेके तमाम राजकीय राज्य व्यवस्था के अंदर वही हमारे को नजर आता है। और ये सचिव और सचिव और अपर सचिव तो बात की जा रही है, ये तो बहुत ये वही कर रहे हैं जो इनके आका इनको कराने को कहते हैं, और इसीलिए घोटाले भी बन रहे हैं। हमारे को इन्फॉर्मेशन। मनोज भाई वापस आएंगे आपके पास। जेपी मैठानी, आपका क्या अनुभव है? सुभाष भाई जुड़ गए क्या रोहतक से? सुभाष जी रोहतक से जुड़ नहीं पा रहे जी। मैठानी सर कुछ बोल रहे हैं, आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। मैठानी सर आप अपना माइक ऑन कीजिए, कुछ बोल रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपकी भाई। एक मिनट, मैठानी सर कुछ बोल रहे हैं जी। हाँ चलिए, बोलिए। मैं कह रहा था कि अब काफी लंबा हो गया है जी, इसको या तो पूरा कीजिए हमको आप, या तो हमको क्षमा करें। जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत सर। बाकी लोग चर्चा करते रहेंगे, आप हमारे अध्यक्ष हैं, बाद में बात कर लीजिए। धन्यवाद जी। हाँ जेपी मैठानी जी, नमस्कार सभी साथियों को। मेरा तो सभी से सिर्फ ये आग्रह रहेगा, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे प्रदेश में हैं या हमारे जो साथी हैं, और क्योंकि प्रदेश में अलग अलग कोनों में आरटीआई से जुड़े कई फोरम हैं, कई क्लब भी हैं, यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीजन्स के भी कुछ ग्रुप हैं। मेरे को ये लगता है कि आरटीआई कानून का डर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में मौजूद तो है ही, और इस वजह से कई बार आरटीआई एक्टिविस्ट होने की वजह से या आरटीआई कार्यकर्ता होने की वजह से कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सही कार्य कर पाते हैं। मेरा जैसे किशोर उपाध्याय भाई साहब यहाँ पे हैं, और वो पॉलिटिकल सिस्टम में काफी स्ट्रांगली अपनी बात रख सकते हैं। करगेती जी हैं, दुंता जी हैं, तो शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह रहेगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं अगर एक माहौल बिल्डअप करने व्यापक जन जागरूकता का, और जैसे हमारे मनोज ध्यानी जी बता रहे थे कि उन्होंने 96 ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, और वो कराते ही रहते हैं, ऐसा हम हमेशा देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इसमें व्यापक जन जागरूकता आ जाएगी, कहीं ना कहीं आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम या कानून हमारे पाठ्यक्रम का अगर हिस्सा बने, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सी बात लगती है, क्योंकि शिक्षा विभाग अपने आप में बहुत बड़े घोटालों के लिए जाना जाता है। करगेती भाई साहब उस बात को जानते हैं, और अनुसूचित जनजाति और ये छात्रवृत्ति घोटाला, उन शैक्षणिक संस्थान जो देश को बेहतर सपने दिखाते हैं, वो घोटालों के केंद्र है। ये तो हम मान सकते हैं कि कठिन समय है। दूसरा ये था मेरा कहना कि जन जागरूकता में स्कूली पाठ्यक्रम में कहीं इसको शामिल करवाया जा सकता है भविष्य में। नवनिर्वाचित जो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ऐसा हो जाए कि पंचायती राज निदेशालय अनिवार्य रूप से शपथ ग्रहण करने के बाद 2-3 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स कराए ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर को आरटीआई कानून पे, क्योंकि शिकायतें बहुत है, करप्शन बहुत है, उनपे ज्यादा बात मतलब मैं उस पे ज्यादा तो वो नहीं कहना चाहता अपनी बात, लेकिन मेरे को ये लगता है कि नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का आरटीआई का प्रशिक्षण वन पंचायतों के सरपंच और पंच जो होते हैं उनके, अगर हम आरटीआई कानून के उनके प्रशिक्षण उन्हें दें, तो वनाधिकार संबंधी मामले और आदिवासी अधिकारों के मामले, जंगलों में अवैध खनन, स्मगलिंग के मामले हम आरटीआई के माध्यम से उजागर कर सकते हैं। अगला एक और बात ये थी मेरा कहने का कि कई बार ऐसा होता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सभी जगह नहीं जा पाता, तो वो अपने प्रतिनिधि को भेजने की एक व्यवस्था है। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है उस बात को बिल्कुल नकार देते, क्या कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो बोलते हैं ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं, लेकिन उनको जानकारी नहीं कानून की, तो इसमें क्या किया जाए।
ये एक बड़ी समस्या है जिसको मैं जनरली यहाँ पे रखना चाहता था। और ऐसा करगेती जी ने भी बोला कि जिससे ग्रीवांस है वही हमारी सुनवाई कर रहा है, जिससे शिकायत है वही हमारी बात कह रहे, तो इसलिए उसी विभाग का प्रथम अपीलीय अधिकारी ना हो तो थोड़ा बेहतर रहेगा। रिटायर्ड जो हमारे प्रदेश में सचिव है उनको कभी भी सूचना आयुक्त नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी कि रिटायर्ड जो सचिव है, भाई आप अब रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी आपके लिए मलाईदार पोस्ट रखी हुई है सूचना आयुक्त, सारे ताम झाम, वाहन से लेकर बंगले से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, अर्दली, सब कुछ। भाई आप सचिव रिटायर्ड थे, हो गया, आप क्यों प्रदेश का खून चूस रहे, हो गया, थोड़े और लोगों को, सही लोगों को मौका दिया जाए। दूसरा ये था कि जो विभागों में लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं, उन पे अपने बड़े अफसर का बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि क्या सूचना दे क्या न दे। वो तमाम तरीके ढूंढते हैं 29वें दिन तक, क्योंकि जो आवेदन के बाद 29वें दिन तक तमाम तरीके ढूंढते हैं कि क्या सूचना दी जानी चाहिए क्या नहीं दी जानी चाहिए। तो लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारियों के लिए भी हम सबको मतलब इस तरह का आयोग करे, प्रशिक्षण सरकार करे, शासन प्रशासन में जो व्यवस्था है वो करे। मेरा तो सिर्फ यही कहना था कि आरटीआई कानून को व्यापक रूप से प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियान बहुत सहायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप नेता भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी भी जो यूकेडी है, इतना बड़ा 4 धाम का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश करी कि यहाँ पर कौन ठेकेदार है, कहाँ से ठेकेदार है, कैसे ठेके चल रहे हैं, इसका सीएसआर फंड का क्या हो रहा है, इतना बड़ा डैम बना टेहरी का, उसका जो कंपेंसेटरी फॉरेस्ट है वो कहाँ लगा है? एक तो ये जानना चाहूंगा। तो आपके अपना अनुभव तो बताएंगे। आपको मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप लोग आरटीआई नहीं लगा रहे? बहुत बढ़िया सवाल आपने मेरे से किया है प्रेम भाई। मैं बड़े आराम से सुन रहा था। नेतानी जी ने बताया कि कैसे आरटीआई एक्ट बना। करगेती जी ने बोला, शिकायत बताई कि प्रशासन पर मेरी है, मैं शासन पे लगाता हूँ, छोटी मोटी आरटीआई का समाधान हो जाता है। मनोज भाई ने भी शिकायत करी, लगभग धुंता जी से लेकर तमाम लोगों ने शिकायत करी। मेरा अनुभव यह है, क्योंकि आपने मुझे राजनीतिक रूप से भी परिचय मेरा करा दिया, तो मेरा राजनीतिक अनुभव और सामाजिक अनुभव है, मैं वो बड़े विस्तार से आपके बीच में रखूंगा। समय का ध्यान रखते हुए भट्ट जी, समय का ध्यान रखते हुए। राज्य आंदोलन, सुनिए, राज्य आंदोलन से निकला हूं तो सारा अनुभव मैं बता दूं कि भारत के लोकतंत्र में नागरिक होने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। यदि नागरिक है तो प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, सांसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। सुनने में इतना अच्छा लगता है कि भारत के लोकतंत्र में नागरिक से बड़ा कोई नहीं है। अब इसकी जमीनी हकीकत मैं आपको बता देता हूं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता चलाने के लिए व्यवस्थाओं को पंगु बनाकर उस पर राज किया जा सकता है। देश का 80% समाज वो है जिसे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, मगर वो अपना प्रधानमंत्री और अपना विधायक चुन लेता है। ऐसे में 2005 में कांग्रेस सरकार ने एक सशक्त कानून को आगे बढ़ाकर जनता के हाथ को मजबूत करते हुए एक ऐसा कानून दिया जिसमें नागरिक को यह गर्व महसूस हुआ कि मेरे विकास का पैसा यदि मेरे क्षेत्र में कहीं खर्च हो रहा है तो मैं जान सकूं कि उस सड़क पर या उस विकास पर जो पैसा लगा है उस पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। आपने देखा 2005 से लेकर मात्र 5 साल में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, कांग्रेस केंद्र से साफ हो गई। अब जो सत्ता में आए 14 में, वो इतने बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो ये जानते हैं कि देश की सल्तनत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि सत्ताओं में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने आरटीआई कानून को इतना कमजोर कर दिया कि हर विभाग का विभागाध्यक्ष उनका अपना आरटीआई एक्ट, जो लोक सूचना अधिकारी, वो एक ऐसा व्यक्ति कि वो अपने सक्षम अधिकारी से जांच कोई पत्र मांग नहीं सकता। आयोग में 5 साल जिसने सरकार में मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर उत्तराखंड से लेकर देश के तमाम भ्रष्टाचार में साथ दिया हो, तो नेचुरल है
उसको अगले 5 साल तक सूचना आयुक्त बना देना सत्ता के चोर बाजारी को रोकने के लिए करना है। और जो आरटीआई से मुझे दस्तावेज मिले हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट में एक कानून पास है कि यदि किसी अधिकारी को रिटायरमेंट के 5 साल तक किसी भ्रष्टाचार में उसका कोई नाम नहीं आता तो 6ठे साल से वो भ्रष्टाचार मुक्त अधिकारी कहलाएगा। अब आप बताइए, ये आरटीआई से मुझे डिटेल मिली है, तो आप बताइए जिसने उत्तराखंड सरकार को 5 साल बचाया हो और जब वो सूचना अधिकारी आयुक्त बन जाएगा तो क्या उत्तराखंड के वो तमाम भ्रष्टाचार उत्तराखंड में उजागर होंगे? मेरा ये कहना है कि तमाम वो संस्थाएं जिससे नागरिक अपने अधिकारों को जानने की इच्छा रखता है, अपने कलम लगाने की बात करता है, वो संस्थान ध्वस्त हो चुके हैं। आरटीआई अगर आप जनवरी में लगाते हो तो दिसंबर तक उसमें निर्णय नहीं होता और एक गरीब आदमी, कागजों में इतना फुटबॉल बनाया जाता है, लोक सूचना, फिर अपील अधिकारी, फिर आयोग की फटकार, फिर नेक्स्ट डेट, उसके बाद फिर फटकार। और जब आयोग यह कह देता है कि तुमने ठेका लिया है, तब व्यक्ति जिसको एक सम्मान दुनिया में दिया जाता है कि तुम नागरिक हो, तुमसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है, नागरिक से बड़ा सम्मान, और जब उसकी धज्जियां आयोग में उड़ती हैं तब वो निराश होकर आरटीआई लगाना छोड़ देता है। यही कारण है जो नैथानी जी ने कहा कि 1,25,00,000 की जनसंख्या में 1,15,000 आरटीआई एक साल में लग रही हैं और आयोग तक जाते जाते वो मात्र 3 से 4 हजार व्यक्ति ही आयोग तक पहुंच पाते हैं। ये बताता है कि सरकार संस्थाओं को खत्म कर किस तरीके से राज्य से लेकर देश को लूट रही है। केंद्रीय सूचना आयोग का इससे ज्यादा बुरा हाल है। वहां ये हालत है कि 3 साल में नंबर आता है और जब उनका सीआईसी जो देहरादून में है, जब वहां पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं तो वो आयोग में बैठा व्यक्ति बोल देता है, आप चुप रहिए, आप केवल सुनिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी सरकार को बोलिए, क्यों आयोग में भर्ती नहीं करते, आप हमारे से बहस नहीं कर सकते। और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बीच में कट करके सूचना प्राप्त करना तो छोड़िए, जलील होने के लिए व्यक्ति जो है आम नागरिक सूचना आयोग के सामने खड़ा होता है। ये तो आपको मैंने बेसिक बात बता दी। अब आ जाइए शांति प्रसाद भट्ट एज ए उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी उपलब्धि क्या है। 2005 से लेके 2015 तक अगर आप सूचना आयोग का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऊर्जा निगम के एमडी को बर्खास्त कराने में आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते शांति प्रसाद भट्ट ने ऊर्जा निगम के एमडी को बर्खास्त कराया, उद्यान विभाग के डायरेक्टर को बर्खास्त कराया, और बेसिक में जितने फर्जी टीचर निकल रहे हैं वो आरटीआई क्लब के दम पर वो जांचें चल रही हैं। और आपको बता दूं, उच्च शिक्षा में जो आपका दून यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर पास प्रोफेसर बना बैठा है, उसकी सूचना निकालकर मैं आज उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूं। क्या करोगे जब मुख्यमंत्री से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री तक ऐसे बेईमानों को बचाने के लिए लगे होंगे और आरटीआई से जो कागज निकालते हो वो कागज आपको पूरे मिलते नहीं है, और आयोग तक ये कह देता है कि आप जाकर सक्षम न्यायालय में आप न्याय लें, यहाँ अगर ये कागज नहीं दे रहे। ऐसे में आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक रास्ता रहता है, वो है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी सूचना आयोग के पत्रों पर जो फैसले आते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर भी व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने के बाद 95% वहां पर भी निर्णय ऐसे होते हैं कि उसे पता ही नहीं होता वो जीत रहा है या हार रहा है। और जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया हो उसको 25 हजार रुपए के लिए उसकी रिकवरी कराने के लिए हाई कोर्ट जाना, और हाई कोर्ट में भी ये कह देना कि विभागीय मैटर है, इसको विभागीय उसमें देखा जाए कि सक्षम अधिकारी इस पर अपना जो है संज्ञान ले और कार्रवाई करे, और वो कार्रवाई नहीं होती। ये बताता है कि उत्तराखंड से लेकर देश तक आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए सत्ताधीशों ने इतने बदलाव कर दिए हैं कि आज आरटीआई कानून की सार्थकता शून्यता की ओर जा रही है। और उसका परिणाम यह है कि अब आरटीआई जैसे सशक्त जो हथियार था आम नागरिक का, उससे लोग बच रहे हैं, क्योंकि एक आरटीआई एक्टिविस्ट एक साल के अंदर, जो मेरा अनुभव है, मेरे 8 से 10 हजार रुपए से ज्यादा मेरा व्यक्तिगत अपनी जेब से खर्चा होता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति, या तो मैं तो सक्षम हूं, कर देता हूं, मेरा क्लब भी मेरे साथ में है, हम सहयोग से एक दूसरे का ये काम कर लेते हैं,
हाई कोर्ट तक जाते हैं। अभी भी बिजली विभाग में महंगी बिजली को लेकर हमने हाई कोर्ट में जो है वो करा हुआ है केस। क्या ये आम व्यक्ति हाई कोर्ट तक पहुंच पाता है? और हाई कोर्ट में क्या उसको न्याय मिलता है? आज 1.5 साल हो गया हमको बिजली के मामले, सस्ती बिजली को लेकर। अब 1.5 साल तक कौन पैरवी करेगा? ओएनजीसी के भ्रष्टाचार को लेकर मैंने पूरे भारत की सल्तनत के किस ऐसे अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को मैंने चिट्ठियां नहीं लिखी, पोथे नहीं लिखे। एक रजिस्ट्री मेरी जो है करीबन 150 रुपए की पड़ती थी और मैंने 350 रजिस्ट्रियां एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार हमने करी हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीवीसी, विजिलेंस, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जब हर जगह वो क्या कहें, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और पूरे देश की आफत आई। जब व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचारी बैठ जाएंगे तो किसी भी कानून की कोई वैल्यू नहीं है। भारत के संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में आप जाकर देख लीजिए कितने केस पेंडिंग है। ऐसे में वो तमाम केस जो जनहित के होते हैं उनकी कहीं सुनवाई ढंग से हो नहीं पाती। इसीलिए भय मुक्त होकर देश से लेकर राज्य को लूटने वालों बैठे हैं। लुटेरे शासक बनकर उत्तराखंड से लेकर देश को लूट रहे हैं, और जो चंद सिरफिरे लोग हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, उनका या तो मर्डर हो रहा है या करगेती जैसे मुकदमे झेल रहे हैं। मैंने उरेडा में जो है एक टेंडर कैंसिल कराया, 10 दिन जेल हो गई मुझे। और ईमानदारी के आप ही के पैनल में बैठे एक नेता है जो राज्य आंदोलन से निकला है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। वो व्यक्ति जिसने राज्य आंदोलन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, भारत उत्तराखंड की पहली कैबिनेट में 6 महीने उसे मंत्री नहीं बनने दिया, और आज कांग्रेस में उस भाई की यही स्थिति है कि वो कांग्रेस में सम्मानित पोस्ट पर रहने के बावजूद भी आज जो है नापत्ते में पड़ा है। उसका सिर्फ एक अपराध है कि वो अंदरूनी रूप से राजनीतिक बेईमान नहीं है। काश वो व्यक्ति जो हमारे साथ पैनल में बैठा है राजनीतिक बेईमान होता तो कभी ना तो चुनाव हारता और ना कभी वो उत्तराखंड के अंदर इतना अपने आप को उपेक्षित महसूस करता। मैं ये बात किशोर भाई की कर रहा हूं, मैंने उसको देखा है, हमने देखा है उस व्यक्ति के अंदर वो दर्द उत्तराखंड का। आज वो वन अधिकार के लिए गांव-गांव भटक रहा है, जन जगह भटक रहा है। कौन सपोर्ट करता है उसका? मैं देखता हूं उसकी मीटिंग में 100-50 आदमी आते हैं, मगर लुटेरों के यहाँ शराब पीने के लिए, मच्छी खाने के लिए एक छोटी सी मीटिंग कर दीजिए, 20-25 हजार आदमी गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। ये बताता है कि आज प्रेम भाई, उत्तराखंड को बचाने के लिए इस पैनल में बैठे तमाम लोगों से मेरा भी एक निवेदन है, हम कितनी भी शिकायत कर दें कि ये खराब, वो खराब, ये खराब, आप बताइए आप वोट किसको देते हैं? आप बताइए, अपनी आत्मा में हाथ रख के देखिए, क्या आपने क्षेत्रीय सोच के साथ किसी को वोट किया या किसी सामाजिक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिसने समाज के लिए अपना न्योछावर कर दिया? भट्ट जी वापस आते हैं आपके पास, थोड़ा पैनल को आगे बढ़ाते हैं, वापस आते हैं आपके पास। एंड कर रहा हूं, मेरा अंतिम बस ये है। अभी आपके दोबारा आएंगे हम आपके पास, एंड नहीं करना, दोबारा आएंगे आपके पास, ठीक, दोबारा आएंगे। किशोर उपाध्याय जी, किशोर उपाध्याय जी। धन्यवाद सभी साथियों को। और मैं तो आज प्रेम जी सुनने के लिए आया था, अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए भी। मैं सभी जो हमारे साथी हैं उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। और मैं सोच रहा था 2005 से लेकर के अब तक, 2005 में जब ये कानून बना तो उस समय लोगों में एक जिस तरह का उत्साह था, उनमें इस तरह का उत्साह था कि जैसे हम समाज को, इस देश को जो है, जो सबसे बड़ा, जिसको आप ये कह सकते हैं घुन के रूप में लग गया है भ्रष्टाचार का, हम उससे मुक्ति पा लेंगे। लेकिन एक शेर को किस तरह से जो है गीदड़ बनाया जा सकता है, वो हम इसमें आरटीआई वाला जो हमारा कानून है उससे हम समझ सकते हैं। हमने जो है शेर को जो है मिल करके, और आप, मैं किसी राजनीतिक दल की मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब इस देश के निवासी हैं। और मैं शांति भट्ट जी, क्योंकि लंबे समय तक अब साथ में रहे, मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे प्रति जो विचार व्यक्त किए
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है। बड़ा दुख, जिस तरह से मैंने अभी भावनाएं सुनी और मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारे लोगों ने इसलिए तो कुर्बानियां नहीं दी थी कि इस देश को हम आजाद करेंगे। अगर भ्रष्टाचार की ये स्थिति हो जानी है इस छोटे से प्रदेश में, जिसको बने हुए अभी 20 साल हुए हैं, 1-1 लाख अगर जो है आरटीआई लगती है, तो मेरे ख्याल से हमको बहुत सी चीजों पर आज के दिन पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि जब बहुत ज्यादा दबाव बना, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि सारी चीजें चुने हुए लोगों के हाथ में होती है। वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। नौकरशाही को संविधान से जिस तरह से संरक्षण प्राप्त है, उसकी कोई जवाबदेही जो है जनता के प्रति है नहीं। लेकिन अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें उन्हीं के हाथ में होती हैं। और जिस तरह से आरटीआई कानून को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया, दिल्ली में आप देखिए सीआईसी की जो है वो कई साल तक नियुक्तियां नहीं हुई। जिन बातों पर लोग सत्ता में आते हैं, और कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, आप ये देखिए कि कैग अगर बना तो उसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता चली गई केंद्र की, लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया। जब ये लगा कि आरटीआई जो है यहाँ करप्शन का बड़ा एक बहुत ही दुर्गुण आ गया है, तो आरटीआई एक्ट लाए, कई और इस तरह के एक्ट लाए कि जो आपका राइट है, राइट ऑफ एजुकेशन है, मनरेगा से लेकर के रोजगार का अधिकार है, उस तरह की सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन हम उसको सही ढंग से क्यों नहीं जो है मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह की आपके पास विजिलेंस से लेकर के सब तरह की चीजें थी, लेकिन जब ये लगा कि भाई ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आरटीआई एक्ट आया। लेकिन सही ढंग से अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस एक्ट का करेंगे क्या? आप यहाँ राज्य में ही देखिए, वो तो यहाँ से लेकर के और सेंटर तक जो है, जो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको दोबारा जो है उसमें किसी तरह से रोजगार मिल जाए, और जो आपके उस समय सत्ता प्रतिष्ठान के चहेते हों उनको उन जगह पर बिठा करके जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो अगर इसीलिए ये सब एक्ट हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये बेमानी हो जाते हैं। हमको तो ये डर था विधायक के रूप में, या मैंने पहले संसद का भी जो है, मैं खैर मौका तो मिला नहीं वहाँ बैठने का, लेकिन जो गैलरीज में मैंने देखा है, मुझे उस समय 2005 में चिंता ये थी कि जो आपकी विधानसभाएं, विधान परिषद हैं, लोकसभा है, या यहाँ तक कि आपकी जिला पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, मुझे ये लगता था कि इस एक्ट के आने के बाद वो सारी की सारी संस्थाएं इरिलीवेंट हो जाएंगी। और विशेषकर जो क्वेश्चन आर है, वो मुझे ये लगता था कि वो क्वेश्चन आर जो है वो इरिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इतना मजबूत हथियार मिल गया है। क्योंकि सवाल लगाने के लिए तो आपको किसी एमपी, एमएलए, एमएलसी की जरूरत होगी, राज्यसभा सांसद की जरूरत होगी, या जिला पंचायत सदस्य की जरूरत होगी। ये तो आम आदमी जो है वो पूछ सकता है कि भाई मेरे पैसे का क्या हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है हमसे चूक होती जा रही है, और इसका बड़ा भारी खामियाजा जो है भविष्य में इस देश को भुगतना पड़ेगा। आप ये देखिए, मैं जैसे आपसे फोन पर बात कर रहा था, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो ये एक भावना है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशंस, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ जैसे अभी कह रहे थे, करगेती जी कह रहे थे कि साहब जो हमारे हाई कोर्ट के जजेज हैं, मैं कोई उनकी अवमानना नहीं करना चाहता, उनको बताना पड़ता है कि आप इस एम्बिट में आते हैं। तो उसी तरह से जो सबसे बड़ी संस्था है देश की या किसी भी क्षेत्र की, जब तक वो उसमें नहीं आई, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को उसमें आना चाहिए, क्यों नहीं जो है राष्ट्रपति जी को उसमें आना चाहिए, क्यों नहीं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें आना चाहिए, या और इस तरह की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष को उसमें आना चाहिए। आप दिल्ली में चले जाए, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं,
वो किस तरह से इन संस्थाओं में अपने लोगों को बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना किसी उसके भर लेते हैं। आपको बहुत भली भांति जानकारी है प्रेम भाई। तो मुझे ये लगता है कि जो जनता को एक हथियार दिया था, बहुत से हथियार दिए कांग्रेस ने, और कांग्रेस की सबसे बड़ी मेरे विचार से ये कमी है कि वो जनता को सब कुछ देना चाहती है और जनता उसी हथियार को लेकर के कांग्रेस को मारने का काम कर देती है। तो मुझे ये लगता है कि हथियार जरूर दीजिए, लेकिन उस हथियार को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने की बात बाद में है। उस हथियार की रक्षा करना मेरे ख्याल से आज के दिन में सबसे बड़ी आवश्यकता आ गई है। आप जो है लोकपाल नहीं बना पा रहे हैं। आप जो है यहाँ सबसे पहले आप एक वो लेकर के आते हैं चुनावों में कि हम जो है वो लोकपाल और ये सारी चीजें बना देंगे, और उसके बाद उन सब चीजों को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक बेईमानी है, तब चाहे वो राजनीतिक बेईमानी है, तब चाहे नौकरशाही की तरफ से है, उनको एक चीज जरूर सोचनी चाहिए, जैसे शांति भट्ट जी ने अभी कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारत के नागरिक हैं और तभी कुछ बन सकते हैं। तो भारत के नागरिक की अगर रक्षा नहीं करेंगे, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके हम एक पतन की तरफ जाने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं, मैं तो सुनने के लिए आया था। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विचारों तेजक, और जो कि आज के दिन जरूरी है, तो किस तरह का की हालत हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से आरटीआई हमारे लोग लगाते हैं, 4 हत्याएं यहाँ हो गई, देश में बहुत सी हत्याएं हो गई, और उसके बाद कई बार जवाब ही मिलता है। और यहाँ तो खैर ये कम है संभावना, आप सेंटर में लगा कर देख लीजिए, 2 चीजें सरकार के पास, मंत्रियों के पास बड़ी अच्छी होती, एक शब्द कि ये जनहित में ये काम किया जा रहा है और जनहित में हम ये काम नहीं कर सकते हैं। उस एक शब्द ने जो है मेरे ख्याल से हम लोगों के हाथ में, जो सत्ता में है, रहे हैं, आगे भी आएंगे, अभी भी हैं, उसने मेरे ख्याल से बहुत सी चीजों को खराब कर दिया है। आप ये नहीं कहते हैं, कोई ये नहीं पूछता है कि भाई ये बताओ कि इसमें जनहित क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करिए, लोगों को बताइए कि ये जनहित है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया और एक शब्द लिख दिया कि ये जनहित में हमने किया है, तो ये नहीं बताएगा कोई कि जनहित में इससे क्या फायदा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी विसंगतियां हैं जिसको कि ये आज का जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको दूर कर सकती है। और उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बदल सकते हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इसमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो चूंकि सूचना के अधिकार के ऊपर है, हमारे साथ पैनलिस्ट के अलावा बहुत सारे लोग बैठे हैं। रोहित, सबके माइक ऑन कर दो, या एक काम कर सकते हैं, जिसको कुछ सवाल पूछना है वो हाथ उठा ले। मेरे पास यहाँ पे एक साइड में देखिएगा रिएक्शन का वो बना हुआ है, और हम प्रश्न पूछ सकते हैं पैनलिस्ट से। प्रेम भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। रोहित, माइक बंद कर दो, जिसको होगा उसको खोलेंगे। गुरवीर जी, प्रेम भाई, ये बात कहना चाहूंगा मुझे। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ प्रेम भाई, ये है अभी तक जो डिस्कशन हुआ है बहुत ओपन भी रहा, और मैं इसी उद्देश्य से जुड़ा भी था कि यहाँ बड़ी ज्ञानवर्धक बातें होंगी आरटीआई के बारे में। तो लगभग 38 वर्ष तक सेवा में रहने बाद मैंने ये अनुभव किया कि ये बहुत बड़ा जनता का हथियार है। और जो सरकारी विभागों में जो जड़ता आ गई थी, जो मनमानीपन आ गया था, और जो चाहते थे वो राजा बने बैठे थे, बहुत हद तक उसमें अंकुश लगाने का मौका मिला है। और जैसे अपने वन विभाग की बात कहूँ तो यहाँ कई जो घोटालों की बात या भ्रष्टाचार की बात होती है, तो हमारे जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन बहुत सारे पौधे लगते हैं, बहुत सारे रोपण नर्सरियां उगाई जाती हैं, और उसमें घपले की भी पूरी संभावना रहती है, भ्रष्टाचार की भी। तो उसमें बहुत से आरटीआई आते थे कि साहब आपने कितना रोपण किया, कितने पौधे लगाए, प्रजातिवार लगाए। तो हमें जो है वो बिल्कुल इसमें एक तो अलर्टनेस आती थी हमें, और जो जवाब देने के साथ साथ ये भी आता था कि हम जब भविष्य में जो कार्य करेंगे अपना, उसमें भी अच्छी तरह अलर्ट रहे। तो मैं इन्हीं और जैसे हमारे इलिसिट फैलेंगे उसमें मुआवजे की व्यवस्था रहती है, तो मुआवजे की व्यवस्था में कई बार वो जो कर्मचारी है वो मुआवजे को छुपा जाते थे। तो जब आरटीआई लगता है तो उसमें बताया जाता था कि इतना मुआवजा लिया गया, इस मद से दाखिल हो रखा है। तो इससे वास्तव में जो है वाकई भ्रष्टाचार पर काफी रोक लगी है, और मैं जो आरटीआई है उसको एक बहुत सशक्त हथियार मानता हूँ, और ये आगे भी रहना चाहिए कुछ संशोधन। थैंक यू।
जी, मैं तो गुलबीर जी आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि खासकर जो फॉरेस्ट है, वन विभाग, क्योंकि हम वनाधिकार आंदोलन में किशोर भाई साहब के नेतृत्व में वनाधिकार आंदोलन कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो जायका है या जो कंपनसेटरी फॉरेस्ट है, ये जो अभी पूरा चारधाम में, इस पर आप मदद कीजिए आरटीआई क्लब की, और मनोज भाई और ये सब लोगों के साथ मिलके हम इस पर कैसे आरटीआई लगा सकते हैं, इस पर आपकी मदद चाहिए होगी। और कोई है? अनूप का हाथ उठा था, अनूप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे कोई? हाँ अनूप बोलो, अनूप का माइक ऑन। हाँ अनूप। मेरा प्रश्न है, हमने संस्कृत शिक्षा से जुड़े 2 भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामलों में हमने आरटीआई लगाई। एक 2010 का था, एक उसके बाद का था। उसमें सरकारों ने जांच बिठाई, आयोग यानी कमिश्नरों के, पहले टोलिया जी भी बैठे थे, एक और कमिश्नर, उसके बाद ट्रांसफर हुई जांच। 7 साल हो गए, निर्णय नहीं आया, जानबूझकर उसके पेंडिंग रखा जा रहा है। एक मामले में 4 साल हो गए, उस पे भी हमने जांच बिठाई, उस पे भी पेंडिंग रखा जा रहा है। दोनों सरकारें आई, दोनों सरकारों ने मामले को डिले किया, आगे पीछे खिसकाते गए, और आज तक उन पे रिजल्ट नहीं आया। इससे क्या होता है कि हम जैसे, हमारा तो पढ़ने का काम है, लेकिन जब हमारे से जुड़े हुए चीजों से जब भ्रष्टाचार के मामले उठते हैं तो हम लोगों का मनोबल गिरता है। कि हमने सरकार को कहा, सरकार को साक्ष्य भी दिए, साक्ष्य दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्टें दे रही है, ऑडिट रिपोर्टों में लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये मामले गलत हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी जो कमिश्नर है या फिर जो लोग जो इसके लिए कमेटी बैठाई है, वो मामले को डिले करती जा रही है। तो इन चीजों पे भी मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बस मेरा यही। धन्यवाद। आज प्रभात डबराल जी ने हमारे साथ जुड़ना था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए, वो शायद कोटद्वार में कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। कोई और किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाएं। ये साइड में देखिए रिएक्शन है। हाँ जेपी, तुम तो पैनलिस्ट हो, तुम क्यों सवाल पूछ रहे हो? जो बाकी लोग हैं। जेपी तुम तो पैनलिस्ट हो, तुमसे क्या सवाल पूछोगे? और कोई पूछे जिनको? हाँ लक्ष्मण नेगी का खोलिए माइक। हाँ लक्ष्मण सर नमस्कार, सभी को प्रणाम। सर मैं अभी सर ज्ञानी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी ना आरटीआई डाली भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए जुड़ा था कि थोड़ा कोई प्रश्न हो पैनलिस्ट से, कोई प्रश्न हो आपका कि कैसे डाली जा सकती है, क्या कोई आप? वो मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कोई इसका लिंक है कि कैसे डाली जाती है ये आरटीआई, अगर मुझे कभी डालनी हो पर्सनली। लक्ष्मण नेगी अपने इलाके में एक रिखनीकाल जन स्वास्थ्य अभियान चला रहे हैं, और उसमें हमारी ये कोशिश थी, मैं भी उसका हिस्सा हूं। हमारी कोशिश है कि कम से कम वहां का ये तो पता जाए कि भाई डॉक्टर कितने हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर की क्या समस्या है, इस पर हम काम करें। तो मेरे ख्याल से लक्ष्मण, आप जो है जेपी मैठानी से किसी दिन संपर्क कर लीजिए। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू, नंबर ले लिया मैंने। कगरेती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हाथ। प्रगति जी आप लास्ट में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर, अभी आपको मौका मिलेगा, एक बार सवाल आ जाए आपका, अब सबको एक राउंड आएगा। दिनेश, कोई सवाल हो? दिनेश जी चमोली जी बोलिए। दिनेश चमोली जी का माइक खोलिए। दिनेश चमोली जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आप तो अपना वो बंद कीजिए। हाँ दिनेश जी, हाँ बोलिए। फिर से बंद हो गया, माइक ऑन कीजिए। सर आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद हमें आवाज आज मिल जाएगी आपकी। दिनेश जी वीडियो ऑफ कीजिए, अब बोलिए। हाँ मेरा एक सवाल था करगेती जी से, जैसे उनके डिस्कशन में एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया था कि जो आरटीआई से एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए, जो जानता है, जो लड़ता है, कि उसको शासन की नीतियों के प्रति लड़ना है, तो गलत नीति है उसके प्रति लड़ना है। तो ये जो आरटीआई क्लब बनाया गया उत्तराखंड, क्या कोई ऐसा कोई अवेयरनेस ड्राइव या कुछ इस तरह का प्रोग्राम चला सकता है जिससे लीगल एक्सपर्ट से लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिले, आरटीआई वगैरह जानते हो जो, और मतलब तरीके से इसमें जो है जी इसकी कानूनी बारीकियां। जी इस पर अभी आएंगे करगेती जी, आपका नंबर आएगा। और कोई किसी को कोई प्रश्न हो? अनिल कोकरेती जी आपका कोई सवाल है? हाँ जी हाँ बोलिए पंडित जी। जी बोलिए कोकरेती जी। सवाल तो क्या है साहब, ये आरटीआई के बारे में जो अभी हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ, इन्होंने जो बताया है ये बात सही है। मैंने भी आरटीआई कई बार लगाई है, लेकिन बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है साहब। अभी एक मुख्य सूचना आयुक्त तक गया मामला, उन्होंने उस पर
तहसीलदार पर 25,000 का जुर्माना कर दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद साहब कैसे उनको फिर दोबारा तारीख दे दी गई और वो फिर उन्होंने जो है वो जुर्माना हटा दिया, जबकि हमको दोबारा बुलाया ही नहीं। लोकायुक्त में भी साहब कुछ नहीं करते, वाकई भ्रष्टाचार है और आरटीआई का ये खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कहें, लोकतंत्र जो है हमारा अधिकार तो है, लेकिन ये अधिकार ज्यादा मानने लगे और दायित्व जो है ये कम मानने लगे। हमारे दायित्व क्या है वो नहीं। अनिल जी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अनिल जी डोईवाला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जागरूक मतदाता एक संगठन बनाया हुआ है। भारतीय किसान संघ का प्रदेश मंत्री हूँ जी, भारतीय किसान संघ के भी आप प्रदेश मंत्री हूँ मैं। एक टाइम में आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी के भी बड़े खास थे, आजकल नहीं है, पहले थे। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल हो? मनोज भाई आपसे शुरू है, नहीं सॉरी करगेती जी आपसे शुरू करते हैं, आपसे ज्यादा सवाल आए हैं। करगेती जी, चंद्रशेखर जी, जो माइक ऑन कीजिए सर। माइक भाई साहब बंद है आपका, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आप थोड़ा आस्ते बोलते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही सर आपकी? अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन हो गया, ठीक है। हाँ आवाज नहीं आ रही, उस पर लगा हुआ है नहीं, देखिए पहले मोबाइल पे लगा के नहीं लगा, वो कहीं वहीं से निकल गया हो। उसको हटा के बोल सकते हैं आप, उससे हटा के भी आवाज आ जाती है क्योंकि हाँ नहीं अभी भी नहीं है। आप हेडफोन हटा दीजिएगा, वैसे ही बोल देंगे तो हमें सुनाई देगा। आप तब तक माइक ठीक कीजिए, मैं मनोज भाई के पास जाता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास। मनोज भाई, मनोज जैनी जी का माइक ऑन कर दीजिए। हाँ मनोज भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। देखिए डिस्कशन बहुत शानदार रहा और आप तो सबसे पहले तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आरटीआई ये हमारे को समझना पड़ेगा कि एक संवैधानिक क्रांति है नागरिक अधिकार के रूप में, और इस अधिकार का बहुत ज्यादा और अच्छा इस्तेमाल किया जाना बहुत आवश्यक है। ये तय है कि हमारी जो व्यवस्था पूरी घुन लगी हुई थी और जो बिल्कुल बंद कमरे में बैठा हुआ था जो इंफॉर्मेशन, और वो बिल्कुल एकदम डार्क एलीज में खोया हुआ था, वो इसीलिए इसको सनशाइन लॉज भी कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी के प्रकाश की तरह एक वेंटिलेशन मिली है। व्यवस्था में देखिए, व्यवस्था में जड़ता बिल्कुल है, लेकिन परिवर्तन का दौर है। अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जिस समय आरटीआई कानून आया था तो उनकी एक अपेक्षा थी कि संसद और विधानमंडलों के भीतर जो क्वेश्चन आवर का जो पैटर्न है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि नागरिक को वो कर्तव्य, वो अधिकार मिल रहा था। और जो एक सांसद, और इस अधिकार के अंदर ये है कि जो एक सांसद और विधायक को जो इंफॉर्मेशन विधानमंडल या संसद के पटल पे मिल सकती है, वही एक नागरिक को प्राप्त हो सकती है। ये इस अधिकार के अंदर ये सारी चीजें निहित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है कि दो तरीके इस पूरे आरटीआई के कानून के आने के बाद भ्रष्टाचारियों का एक पूरा उनका चेहरा जो है बेनकाब होना शुरू हुआ। नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार थे, राजनीतिक क्षेत्र में थे, हर छोटे छोटे स्तर पे जो भ्रष्टाचार थे वो उजागर होने शुरू हुए और आरटीआई एक्टिविज्म बहुत तेजी से बढ़ा। और जब आरटीआई एक्टिविज्म बहुत तेजी से बढ़ा है तो उस दौर पे जो व्यवस्था के जो ये जरूर है कि उसका खामियाजा कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ा। लेकिन ये भी तय है कि जो लोग उस कानून का लाभ उठाते हुए सत्ता में आए, उन्होंने क्या किया। अभी
बहुत बड़ी गहन चिंतन की आवश्यकता यह है कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पॉलिटिकल फंडिंग की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की पारदर्शिता के ऊपर अनिल बेरवाल जी और सुभाष अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक फाइट आउट किया और कहा कि उनकी कोशिश रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के एम्बिट में आए, ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था बने, एक जवाबदेही तय हो। लेकिन सरकार ने जो ट्रस्ट के द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग का किया और उसकी पूरी सीक्रेसी बना दी, उसके ऊपर कोई चिंतन ही नहीं हो रहा, कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो ये अगर चीजें अगर नहीं होंगी, जनता जिस समय ये कानून के द्वारा संसद या विधानमंडलों के द्वारा प्रोटेस्टिव लोग अपनी बात रखेंगे नहीं और चुपचाप जैसा कानून आ रहा है वैसे के वैसे आत्मसात कर लेंगे, तो फिर जनता को अपने अधिकारों पर जो कुठाराघात होगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नौकरशाही इस चालाकी का फायदा उठाती है। जनता करती क्या है? जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, अपना विधायकगण को चुनती है, अपने सांसद को चुनती है। दे आर लॉ मेकर्स, दे आर लेजिस्लेचर्स, वो कानून बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से पौराणिक काल में राजा जो कानून बनाता था वो सर्वोपरि और सारी ताकत उसके हाथ में थी, आज आपके जनप्रतिनिधि के हाथ में है। आप अच्छे ईमानदार जनप्रतिनिधि, अच्छे ईमानदार राजनीतिक शक्ति को क्यों नहीं खड़ा करना चाहते? शांति प्रसाद भटजी का कथन में यही बात कही गई है कि आप ताकतवर जो जनता के बीच में लड़ने वाले हैं उनको ताकत क्यों नहीं देते? आप अगर भ्रष्ट, शराबी, कबाबी, भ्रष्टाचारियों को ही करते रहेंगे और उसी सब्जबाग की राजनीति जो संप्रदाय, धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद और तमाम क्षेत्रवाद, हालांकि ये क्षेत्रवाद तो इसका दूसरा पृथक विषय भी है, लेकिन अगर आप संकुचित धाराओं में चुनाव चयन करेंगे और लेजिस्लेचर्स आपकी ताकत आपको नहीं देंगे और वो आपकी ताकत को कुंद करेंगे, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। दिस इज, जनता रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और जनता को जब तक ये समझ नहीं आएगी, नौकरशाह अल्टीमेटली लेजिस्लेचर्स के नीचे हैं। कोई भी नौकरशाह इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि जनप्रतिनिधि उसको कमांड एंड कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी और सोच भी तो होनी चाहिए। हमारे विधायक जिनकी बहुत सारे उनका एक उद्योग चलता था उत्तराखंड में कि ट्रांसफर उद्योग में लगे रहते हैं, या फिर विधायक निधि या सांसद निधि का ठिकाना कैसे लगाना है। इसके अलावा अब एक काम और हो चुका है कि किस तरीके से बड़ी मछली के दाने को लेकर उसके पाले में खड़े हो जाओ। इसके अलावा करते क्या है? तो जनता को यह समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि जब तक लोकतंत्र में आपको ताकत, उस व्यक्ति को ताकत देनी है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। और ये नौकरशाही जिसका स्थूल व्यवस्था बनी हुई है, बिल्कुल जिसकी बहुत अधिक जवाबदेही है ही नहीं, उसको कैसे जवाबदेह बनाना है, ये डिमांड आपको पॉलिटिकल क्लास से करनी पड़ेगी। अभी एक वक्ता बल्कि शांति प्रसाद जी ने कहा था कि न्यायालय, मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं होता कि न्यायालयों की उन्होंने बात कही कि न्यायालय में भी जाकर न्याय नहीं मिल पाता। तो न्यायालय की अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? ये आम नागरिक तो नहीं कर सकता, जनप्रतिनिधि करेंगे, संसद करेगी, विधानमंडल करेंगे। तो ये जो सरकार आप बना रहे हैं और आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि सरकार किन पैसों से बन रही है, बाहर के पैसों से बन रही है, अपराधियों माफियाओं के पैसे से बन रही है, किस तरीके से विधायकों का खरीद फरोख्त हो जाती। तो उस दायित्व बोध को निर्वहित करिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अकेले आरटीआई से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, एक समुचित धारा में काम करना होगा। करगेती जी आप जुड़ गए, आप दो जगह से जुड़ हाँ, गए। मैं दूसरे कनेक्शन से आ रहा हूँ प्रेम भाई, उसमें थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी जी, तो मैं दूसरे कनेक्शन से आ रहा हूँ। एक मिनट, करगेती जी, ये जो कनेक्शन वाली बात आप कर रहे हैं, तो सारे मैं अक्सर अपने मैसेज में आजकल लिखता हूँ प्रभु इच्छा तक। वो जो प्रभु है ना मेरा, वो इंटरनेट कनेक्शन ही है कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा कितनी देर तक चलेगा उतनी देर तक हम इसको करेंगे। और शांति प्रसाद जी और सभी लोगों से मैं एक और निवेदन करूं, जो मेरी कल पौड़ी में किसी से बात हो रही थी पोखड़ा में, वो ये कह रहे थे कि यार हम पैसा तो दे रहे हैं 4G का और सर्विस मिल रही है हमें 2G की।
क्या हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के खिलाफ भी कुछ तरह की बात कर सकते हैं? इस पर अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। आज हम आरटीआई पे जाते हैं, तो करके दीजिए। प्रेम सर, संजय बुड़कोटी जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, पहले बुड़कोटी जी आप पूछ लीजिए, फिर हम संजय जी के पास आएंगे, करके दीजिए के बाद में आएंगे। बुड़कोटी जी। संजय भाई आपका माइक बंद है। संजय भाई माइक बंद है आपका, माइक खोलिए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं भी कई बार आरटीआई लगाता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कई बार, एक तो सेम प्रॉब्लम है कि 30 दिन तक पूरा खींचते हैं और लास्ट वाले दिन भेजते हैं। उसके बाद अगर हम लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से, उसके बाद जब फर्स्ट अपील होती है, तो फर्स्ट अपील में कई बार मैंने फेसबुक पे भी डाला कि मान लीजिए 19 तारीख को उन्होंने डेट दी है, तो मेरे को लेटर ही 20 तारीख को मिल रहा है, बैक डेट में आता है मेरे पास लेटर, और उसमें फिर इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें करगेती भाई से पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या किया जाए ऐसा। और दूसरा जो करगेती भाई कह रहे थे कि हमें मतलब अपने कॉपीज बनानी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास भी लोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको डर होता है कि अगर मैं आरटीआई लगाऊंगा तो ऐसा है कि नए नए गाँव में होते कि प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाऊंगा या जिला पंचायत के खिलाफ लगाऊंगा या कहीं लगाऊंगा आरटीआई, तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा, मैं गाँव में रहता हूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि अब भाई जी आप लगा दो या किसी और को दे देते हैं। उनको फिर ये डर है, तो ये डर कैसे दूर किया जाए? क्योंकि घटनाएं भी ऐसी होती है, कई बार हमें भी, मुझे भी अप्रोक्ष रूप से कभी सरकारी कार्यालय में गए तो वो बोलते हैं बुड़ाकोटी जी कल की खबर पड़ी है आपने, एक आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया वहाँ, तो ऐसा ऐसा भी होता है, जरा देख लीजिए। तो खैर हम तो बोल देते हैं कि भाई ठीक है, हमें मारना चाहते तो हमें भी मार ले, जो करना है कर ले। तो ये चीजें तो हैं, इसलिए लोग भी, इसलिए कॉपीज नहीं बन पाती हमारी, क्योंकि लोग बाग डरते हैं कि अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं। करगेती जी, इनका क्या ऑप्शन हो सकता है? करगेती जी। और सबसे बड़ी बात इसमें कानूनी तौर पे सपोज करो किसी ने आरटीआई लगाई, तो कानूनी तौर पे भी उनको डराया धमकाया जाता है, तो उस चीज पे हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं? तो उस पे भी अगर आपके विचार जानना चाहेंगे हम लोग। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बगुंडी जी इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी कानून है वो डरपोक लोगों की मदद नहीं करता। आपको बोल्ड होकर के तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने राइट के लिए बोल्ड होकर के खड़े नहीं हो सकते हैं, तो दूसरे कंधे आपको हमेशा गोली दागने के लिए नहीं मिले। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपका दर्द है, कोई दूसरा आपके लिए काम क्यों करे? गोली वो क्यों खाए? जब डर ये है कि वो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, तो ऐसा तो कोई आदमी भारत में आज के दिन में नहीं है जो उसका शरीर ऐसा हो कि उसको गोली लगेगी या उसका कोई नुकसान ही नहीं होगा। तो जो जिस चीज से प्रभावित है, जो जिस व्यवस्था से पीड़ित है, उसको खुद को आगे आना पड़ेगा और हमें बड़ी विनम्रता से उसको बताना पड़ेगा, देखो भाई साहब आपकी दिक्कत है, करना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि बीमारी आपको लगी है तो इलाज भी आप ही को लेना पड़ेगा। इलाज ऐसा नहीं होगा कि सोहन राम को बीमारी लगी है, मोहन राम इंजेक्शन खा ले। तो ये थोड़ा सा क्लियर हमको करना पड़ेगा। जो भी एक्टिविस्ट बनना चाह रहे हैं या जिनके साथ भी समस्याएं हैं इस तरीके की, तो डर को तो त्यागना ही पड़ेगा। बिगड़ डर त्यागे तो कुछ काम होने का नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिगड़ बारे स्वर्ग नहीं देखा जाता। तो जब तक इस मेले में आप कूदोगे नहीं, इस कानून से आपका साबका नहीं पड़ेगा, इस व्यवस्था में आप नहीं जाओगे, तब तक आपको खतरों का भी पता नहीं चलेगा। और खतरे जरूरी भी है कि हर एक जगह खतरे होते हैं, डराया धमकाया जाता है। मेरे साथ में बहुत सारी चीजें हुई है। मैं सन 2007 से लेकर के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी इतना आगे जा करके मैंने अपना गुप्त जो भी काम करना था मैं कर रहा था, अभी भी जारी है वो काम। तो आपको उस डर को त्यागना पड़ेगा। मैं हल्द्वानी से चल करके मैं देहरादून अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ। बहुत से वेल विशर कहते भी है करगेती जी आप गार्ड ले लीजिए, ये लीजिए। तो मेरा कहना एक ही रहता है यार, भगवान ने देखो एक सिलेंडर, जब तक उसकी इच्छा है तब तक हमारी सांस चल रही है। जिस दिन उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, हम कोई सा भी अल्टरनेट ले ले, आप नहीं जी पाओगे। तो ये चीज थोड़ा सा सोच विचार करने वाली है कि अगर आपको एक्टिविस्ट बनना है, आपको ग्रीवांसेस अपने रिजॉल्व कराने हैं, या पब्लिक के ग्रीवांसेस से आप वास्ता रखते हैं, या पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको साहस तो जुटाना ही पड़ेगा। बिगड़ साहस जुटाए काम नहीं होगा। आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना ले, आप चाहे एक्टिविस्ट बन जाए, आप नौकरी कर ले, दबे हुए आदमी के लिए, डरे हुए आदमी के लिए, सोए हुए आदमी के लिए कोई कानून मदद नहीं करता, ना उसकी समाज मदद करता। आप जब काम करेंगे तो बहुत सारे समाज के लोग होंगे ऐसे जो आपकी अदृश्य रूप से मदद करेंगे। आपको महसूस भी नहीं होगा कि कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है।
ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे साथी हमारे हैं, उनको वो मेरे बात से शायद इत्तेफाक भी रखते होंगे कि ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा कभी। मेरे साथ तो अक्सर होता है। सर दूसरा सवाल आपसे लक्ष्मण जी का था कि अगर कोई नया बंदा आरटीआई लगाना चाहता तो क्या प्रोसीजर है, ऑनलाइन कोई फैसिलिटी है, थोड़ा उसमें भी विचार देखो रखेंगे। आरटीआई हाँ, लक्ष्मण जी को मैं बताना चाहूंगा, आरटीआई के लिए सबसे बड़ा पहला प्रोसीजर ये है कि जिस चीज के लिए आप लगाना चाह रहे हैं, किसी सूचना अधिकार आवेदन में, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप आवेदन करा रहे हैं, आपको विषय की जानकारी। अगर आप गांव के अंदर किसी काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जब आपको ये पता ही नहीं है कि गांव में काम किस तरीके से होते हैं, ग्राम प्रधान फंक्शनिंग कैसे है, कोई काम गांव में अगर विकास का हो रहा है तो वो किस तरीके से होता है, जनरल सी चीज है। एक जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड बनने का प्रोसीजर क्या है, आपने एक आवेदन किया, आवेदन करके आपने छोड़ दिया, आपका राशन कार्ड नहीं बना, तो आपको अगर प्रोसीजर का मालूम है तभी तो आप लोग एक आरटीआई डाल करके पूछ पाएंगे राशन कार्ड बनाने वाले को भी, मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना, मैंने तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है, आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, और आप अगर उसमें आरटीआई अगर डालना चाहोगे तो शायद वो आरटीआई कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप हाई कोर्ट तक जाते हो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारी कोर्टें इतनी बुरी भी नहीं है, जैसी हमारा आयोग भी इतना बुरा नहीं है, बुरा है लेकिन इतना बुरा नहीं है कि वहां पे आपके अधिकारों के लिए कोई बोलने वाला ना हो। अगर आप अपनी बात दम से रखते हैं तो वहां जो आयोग की कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें भी अपनी इज्जत जारी होती है। वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो और वो जो जजमेंट दे रहे हैं उनका जजमेंट फाइनल नहीं, आप हाईकोर्ट जाइए। मेरे को एक विजिलेंस से रिलेटेड करप्ट ऑफिसर्स की मैंने पिछले 20 साल की इंफॉर्मेशन मांगी थी, आप ताज्जुब करेंगे, लोक सूचना अधिकारी को आदेश हुआ, वो हाई कोर्ट चले गए कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर रखा, हम भ्रष्ट आदमियों की सूचना नहीं देंगे, हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट आरटीआई एक्ट से बाहर है, ये हमारी उत्तराखंड की बात है। मैंने 2.5 साल उस मुकदमे को हाई कोर्ट पर लड़ा है और वहां से ऑर्डर हुआ कि आप इनको सूचना दीजिए। विजिलेंस को, उसके पीआईओ को ऑर्डर हुआ और आपके आयोग को ऑर्डर हुआ कि आप इनको सूचनाएं दिलवाइए, इनकी अपील को है इतने दिन में निस्तारित कीजिए। आयोग ने उसको निस्तारित किया, पेनल्टी भी लगाई, सूचना धीरे धीरे बाहर आने लगी, लेकिन जैसे ही वो पेनल्टी लगाई, वो पेनल्टी लोक प्राधिकारी पे थी। लोक प्राधिकारी है उनका अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पे जो वो पेनल्टी लगी, चाहे वो अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, 22,000 रुपए का अमाउंट है, अपर मुख्य सचिव वापस हाईकोर्ट भागी, मेरी एब्सेंस में वहां सुना गया और उन्होंने वहां हाईकोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिया है। उन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कोर्ट में झूठ बोलने में, हमारे अधिकारी इतने ढीठ टाइप के हो चुके हैं। उन्होंने मेरी एब्सेंस में एफिडेविट दे रखा है कि हमने इनको सारी सूचनाएं दे दी, जबकि आज तक मेरे पास में सूचनाएं नहीं आई है। मेरी 296 पत्रावली है जो करप्टेड ऑफिसर की है उत्तराखंड में, उनमें आईएएस भी है, पीसीएस भी है, आईपीएस भी है, सब है। केवल राजपत्रित अधिकारियों को मैंने मांगी है 296 पत्रावली है। तो उसमें मेरे को अब एफिडेविट देना, जिस दिन मैं एफिडेविट दूंगा, ये आप मान करके चलिए कि उन अधिकारी के गले में पट्टा बनना ही है, वो किसी दशा में बच नहीं सकती, क्योंकि हाईकोर्ट में झूठा एफिडेविट देने का मतलब है कि आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी लागू हो सकती है, आपके ऊपर सीआरपीसी का सेक्शन 340 जो है, किसी कोर्ट में झूठी गवाही देना, झूठा शपथ पत्र देना, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। तो तात्कालिक तो 22,000 से बच गए। तो ये लड़ाइयाँ थोड़ी सी थकाने वाली होती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जब आप लड़ाइयाँ जिस किसी व्यवस्था में आप लड़ते हैं तो आपको बड़े धैर्य से काम लेना पड़ता है, आपको उद्विग्नता नहीं दिखानी। ठीक है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक एक अधिकारी को जब आप नेक टू नेक इस तरीके से ट्रैप करेंगे तो नेचुरल है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार तो आएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुप्ता जी, आप कुछ लास्ट 1 मिनट। गुप्ता जी आपका माइक बंद है सर, माइक बंद है। बस अब हम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, अगले 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। गुप्ता जी माइक बंद है सर आपका। हाँ आई आवाज जी। बस कईयों ने सवाल किया है कि आरटीआई कैसे लगानी है, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है? तो मेरा कहना यह है कि आरटीआई कैसे लगानी है, इसकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की। सरकार ट्रेनिंग देती है पीआईओ को, अपीलेट अथॉरिटी को, कि सूचना कैसे लगानी है। सूचना पीआईओ नहीं लगा रहा, सूचना जनता लगा रही है। सरकार उन्हें ट्रेनिंग ये देती है कि सूचना मांगने वाले को सूचना कैसे नहीं देनी, कैसे छिपाई जा सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करने की, आम जनता की नहीं है। एक चीज। दूसरा भी किशोर भाई ने
लोकायुक्त की बात कही थी, उसके मैं बड़ा शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि लोकायुक्त की नियुक्ति न कांग्रेस चाहती है न भाजपा चाहती है। क्यों? दोनों सिक्के के अगले पिछले पहलू हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि उत्तराखंड में 0 टॉलरेंस सरकार है, यहाँ लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं है। मैंने सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार के प्रमाण दिए हैं सरकार को, शासन को, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इतना एक बड़ी मजेदार बात बता दूं मैं आपको, फॉरेस्ट का मामला था। फॉरेस्ट के मामले में जब मैं सूचनाएं मांग रहा था तो एमडी ने सचिव को यह लिख के दे दिया है कि धुंता जी हमारे पूर्व कर्मचारी थे जो अपने किसी निजी स्वार्थों के लिए अपने पोषक संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि मैंने आज तक न सरकारी नौकरी करी न प्राइवेट करी। एमडी, वन विकास निगम के एमडी ने लिख के दिया शासन को, शासन ने, सचिव ने उसके ऊपर साइन कर दिए। कितनी बड़ी ये मतलब त्रासदी है कि ऐसे काम हो रहा है सर हमारे उत्तराखंड सरकार में। हार के फिर हमें वो केस ले जाना पड़ा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट में पूर्व रिटायर हो गया मुख्य सचिव वन रणवीर सिंह जी, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम इस प्रकरण की जांच करके 1-2 महीने में हाई कोर्ट में एफिडेविट रिपोर्ट फाइल कर देंगे। आज शायद 2 साल होने को आए हैं, वो रिपोर्ट कहाँ है? जांच किसने करी? सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कोई जना यहाँ पे। और एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे नौकरशाह, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता अगर 20% ईमानदार हो जाए तो उत्तराखंड से अमीर स्टेट कोई नहीं हो सकती। रिचेस्ट स्टेट है हमारे उत्तराखंड, जिसे इन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। इसके अंदर कुछ बचा नहीं अब निचोड़ने के लिए। धन्यवाद। जेपी मैठानी, 1 मिनट के अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आरटीआई क्लब की एक पुस्तिका है। हाँ। इसमें मुख्य प्रावधानों का जिक्र है और ये सभी के लिए लाभदायक होगी। वैसे तो ये आरटीआई क्लब के जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद है, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसकी हम स्कैन करके पीडीएफ कॉपी सरलता से सबको उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसमें मतलब आज की बैठक की सार्थकता हो जाएगी कि हम वास्तविक रूप में एक कदम आगे बढ़े कि लोग, और जैसे बुढ़ाकोटी जी हैं या लक्ष्मण जी हैं तो उनके पास ये आ जाएगी किताब, तो प्रचार प्रसार का काम भी हो जाएगा। फिर ये लोग मोटिवेट होके आरटीआई क्लब के सदस्य भी बनेंगे, तो माहौल बिल्डअप होगा। फिर ट्रेनिंग के लिए कभी मनोज जी सहयोग कर देंगे, तो ऐसे करके आगे बढ़ सकते। धन्यवाद जेपी। शांति प्रसाद भट्ट जी, माइक बंद कीजिए, माइक ऑन कीजिए। बस समय, बिल्कुल समय का ध्यान रखिए, 1-2 मिनट, 1-1.5 मिनट। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आरटीआई क्लब का मैं सचिव हूँ, उस नाते मैं कहूंगा किसी को कोई दिक्कत होती है, हमारा आरटीआई क्लब में व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ हमारे नंबर हैं। हम प्रत्येक जनपद में ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। किसी को कहीं दिक्कत है, हमारे फोन नंबर उसमें हैं, वो फोन करें, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। बहुत सिंपल है आरटीआई लगाना। अपनी जो भी डिमांड है, जो मन में आपके सवाल आता है भ्रष्टाचार से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, आप 30 दिन में मांग सकते हैं। अगर नहीं मिलता, अपील 45 दिन में कर सकते हैं। नहीं होता है तो 90 दिन के अंदर आप आयोग पे जा सकते हैं। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, हम आपकी हर तरफ से मदद करेंगे। और वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में, राज्य हित में, देश हित में काम कर रहा है, आरटीआई क्लब उसका सहयोग करता है, निःशुल्क करता है। केवल पत्रावली पे जो खर्चा आता है वो स्वयं अपने आप व्यक्ति उठाता है। बाकी हाई कोर्ट तक अगर कागज में दम होता है तो आरटीआई क्लब स्वयं उन कागजों को लेके जाता है। तो जिस किसी को जरूरत है, वो जेपी भाई ने जो अभी वो हमारी पुस्तिका दिखाई है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो वो आए, दुंता जी के राजेंद्र नगर में घर है, ऑफिस है हमारा, वहां पर से वो ले जा सकता है। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। स्कैन करके भी दे देंगे। किशोर भाई साहब, आपका अंतिम 1 मिनट। किशोर उपाध्याय जी, माइक बंद है, वैसे माइक बंद है। एक्चुअली मेरी थोड़ा बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो मैं
सभी साथियों का और विशेषकर करगेती जी और शांति भाई और मैठानी जी ने जिस तरह से मेरा बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ आज की चर्चा से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरटीआई जो हमारा कानून है, ये बहुत अच्छा कानून है। पहली बात तो ये, जो दूसरी बात है, कोई भी कानून अगर है तो कानून बनने से ही खाली काम नहीं चलेगा। आप ये देखिए कि नहीं तो जो है, तब चाहे संविधान हो या कोई भी एक्ट हो, तो आप कुर्सी पर जो है उसको रख दीजिए और आदमी पढ़ करके उसको देख करके अपने आप जो है वो तय कर लेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। तो किसी भी कानून को मानवीय चेहरा देना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको मानवीय चेहरा नहीं देंगे, तब तक मेरे ख्याल से वो किताबों में ही है और उसी में रह जाएगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत से इस तरह के मसले भी आए। हर आदमी जो है करगेती जी जैसे और शांति भट्ट जी जैसे जुझारू और ईमानदार लोग नहीं हैं। मुझे बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें कि बहुत सी बातें सामने आई हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आरटीआई क्लब से कि उस कानून का लोग दुरुपयोग जो है अपने निजी हित के लिए न कर सकें। और तीसरी बात कि इसके लिए कैसे हम एक जनमत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आरटीआई लगाता है, गरीब आदमी या जो कमजोर है, वो अपने को जो है वो अलग न समझे। कम से कम उसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ लोगों को खड़ा कर सकें कि भाई आप में एक भावना आए कि आपको ये कि मैं असुरक्षित हूँ, इस तरह की भावना ना आ पाए। तो ये 2-3 चीजें हम कर सके। और तीसरा कि बड़ा से बड़ा आदमी भी इसके एम्बिट में जिस दिन आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये फिर जो है बड़ी भारी बात होगी और इसमें सब बराबर होंगे, सब बराबर माने जाएंगे। तब चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ भी जो है अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो भी लोगों के सामने आना चाहिए और कानून के अनुसार जो है उसको मनोज भाई और ये तो बहुत उसमें काम कर रहे हैं। तो जब तक वो सब लोग, अगर इसमें 2 तरह की बातें होंगी कि आम आदमी के लिए अलग है और बड़े आदमी के लिए अलग है, तो मेरे ख्याल से उसमें बड़ी भारी दुविधा लोगों के बीच में आ जाएगी। तो क्यों नहीं जो है उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो, तब चाहे राज्यपाल हो, तब चाहे मुख्यमंत्री हो, वो लोग क्यों नहीं इसके एम्बिट में आने चाहिए, बाकी लोग क्यों नहीं इसके एम्बिट में आने चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आरटीआई क्लब को और हम सब लोगों को मिलजुल करके और जनता का सहयोग लेकर के अगर ये काम हम कर सके, तो मेरे ख्याल से ये जनता के लिए बहुत ही उपयोगी जो है आरटीआई जो एक्ट है वो काम कर सकता है और लोगों को न्याय दिलवा सकता है। मैं इतना ही जो है अपनी बात कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं ये कह सकता हूं कि जो आज की बैठक है मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी, बहुत ही क्वालिटी। मतलब मैं बीच में हमने कुछ नौकरियों को लेकर करी थी, कुछ बेरोजगार युवाओं के साथ तैयारी करके नहीं आए थे। फिर हमने गैरसैंण को लेके किया, उसमें भी कुछ हमारे युवा तैयारी करके नहीं आए थे। लेकिन आज की जो मेरे ख्याल से बहुत हाई स्टैंडर्ड की, उम्मीद से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रही है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जेपी मैठानी आपकी एक जिम्मेवारी होगी कि जो आज हमने सब चर्चा की है इस पर एक प्रेस नोट बना के सुबह आप 2-4 अखबारों को दे देंगे, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं शांति प्रसाद भट्ट जी, विशेष आपसे भी और मनोज भाई आपसे भी, किशोर भाई साहब आपसे भी, कि हम जो भावनात्मक तौर पे उत्तराखंड का भला चाहते हैं, हम सिर्फ भावनाओं से कुछ नहीं होगा, फैक्चुअल रहना पड़ेगा। और फैक्चुअल होने के लिए हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारा ज्ञानवर्धन भी होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि नहीं जी अपने को तो गैरसैंण चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको विकास चाहिए, लेकिन विकास होगा कैसे, उन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से हम करगेती जी की मदद लेंगे, जो आरटीआई डालते हैं, वो हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे विभिन्न चीजों को लेकर। और हम आज एक सब लोगों की तरफ से मैं कह सकता हूं कि हम शपथ लेके जाएं कि हम इसको एक मूवमेंट के तौर पे बनाएंगे। जो करगेती जी ने भी कहा, जो मनोज भाई का भी कहना है कि, या भट्ट जी का भी कहना है कि जो हमारे पास आता है हम उसको कहें कि तू हमारे नाम से क्यों डाल रहा है, तो अपने नाम से डाल, और उसको बहादुर बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज की चर्चा के लिए, और फिर दोबारा मिलेंगे। कल हमारी कोशिश है कि कल 14 जून है, केदारनाथ आपदा का वर्षगांठ है। तो हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि कल हम सामूहिक तौर पे वेबिनार के उसमें अलग अलग जगह से उनको श्रद्धांजलि दें, कुछ गीत गाएं,
उत्तराखंड की राजधानी को लेकर कोई भी कुछ जनगीत गाएं और ये सवाल भी खड़ा करें कि जो केदारनाथ आपदा में जितने लोगों का नुकसान हुआ था, क्या उन सबका रिहेबिलिटेशन हो गया है, क्या उनका पुनर्वास हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और कल शाम को फिर 7:30 बजे आप सबको निवेदन करूंगा। जी वजह बोलिए किशोर जी। मैंने कहा हमारे लिए आज का दिन बड़ा दुखद है। हीरा सिंह राणा जी की, हाँ, उनका उत्तराखंड आंदोलन में बड़ा भारी योगदान रहा है उनके गीतों का। तो हम जाते जाते जो है हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जो है उनको अपनी चरणों की शरण में ले। अब आपने वैसे प्रभु को तो जोड़ ही लिया है अपने कार्यक्रम में, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हीरा सिंह राणा जी जो है वो हमारी एक बड़ी भारी शख्सियत हमारे बीच चली गई और मुझे याद है दिल्ली में किस तरह से वो जो है एक माहौल बना देते थे हमारे आंदोलन में। तो सुबह सुबह उनके दिवंगत होने की जो खबर मुझे मिली तो मुझे तो बड़ा रोना आया कि भाई उस तरह की आवाज शायद दोबारा सुनने को ना मिले, उस तरह के शब्द हमें कभी दोबारा सुनने के लिए न मिल पाएंगे। तो मैं उनको, हम सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका कल शाम को 7:30 बजे जो लोग जुड़ जाएं, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। शांति प्रसाद भट्ट जी, मनोज भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कल इसको जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक रहेगा? सब लोग सहमत है इस बात से? जी ओके। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।